आज वक्फ एक्ट शुरू करेंगे। आज हम लोग वक्फ एक्ट शुरू करेंगे। वक्फ एक्ट देखिए आजकल कितना न्यूज़ में, अब रिसेंट जो वैकेंसीज आई हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दो क्वेश्चन इससे। अब द पॉइंट इज पूरा पूरा नहीं पढ़ना, पुराने में से भी नहीं, नए में से भी नहीं। नोट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। अभी जो सेक्शंस आपके क्वेश्चन में हैं वक्फ एक्ट के, हम उन पे फोकस करेंगे। और आज मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में हम वक्फ कंप्लीट कर लेंगे एंड सेकंड क्लास में हम लोग हमारा इनहेरिटेंस बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स से इसको अपने समझना है। सबसे पहले तो वक्फ है क्या, अब इतना शोर क्यों मचा है वो तो बाद में ही पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वक्फ है क्या आखिर। तो देखिए वक्फ जो वर्ड होता है, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, वक्फ भी मिल सकता है और वक्फ भी मिल सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली एक लिटरल सेंस में कैसा होता है, इसका मतलब डिटेंशन, स्टॉपेज और ट्राइंग अप, जो इस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है। अब क्या डिटेंशन, क्या ट्राइंग अप, देखिए एक चीज़ होती है कि एक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मैं किसी प्रॉपर्टी की ओनर हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, सो कोई भी, जैसे ये लैंड है ना। तो अब अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है तो आगे मैं जब भी चाहूँ ना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको सेल कर दूंगी। मुझे ज़रूरत पड़ रही है या अब मैं कहीं और रहना चाहती हूँ तो मैं अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी। मेरा बेनिफिट कैसा, मैं उस पर रहूँगी, मैं उसको जैसा चाहे बनाऊँगी और जब मेरा मन करेगा उसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये होता है जनरल टर्म। गुड मॉर्निंग इन्हीं। और एक दूसरा टर्म क्या होता है हमारा कि वक्फ हो गया। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा है डिटेंशन, स्टॉपेज लिखा है या फिर ट्राइंग अप लिखा है। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि एक प्रॉपर्टी हो गई, सो एंड सो प्रॉपर्टी। जैसे अब आप जनरल यूज में प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको गिफ्ट कर सकते हैं, उसको विल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जब प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाती है, जब आप उसको वक्फ कर देते हो, तब आप उसको या फिर फर्दर कोई भी उसको ना तो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना किसी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकता है। मैंने आपको शुरू से ही समझाया है, किसी भी चीज़ की ओरिजिन का पर्पस गलत नहीं होता है। किस तरीके से कस्टमरी तौर पे लोग उस एक चीज़ का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उस एक चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं या अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। वक्त जो आया था शुरू में ऐसा होता था कि बहुत बहुत अमीर लोग होते थे और उनकी बहुत सारी ज़मीनें होती थी। अब वो उस ज़मीनों पे आधे में रहते थे, आधे पे कहीं पे गार्डन है उनके। और आपको पता था कि पुराने ज़माने में तो लैंड्स भी इतने छोटे नहीं होते थे, एक एक इंसान इतने बड़े बड़े लैंड का ओनर होता था। तो वहाँ पे फिर उनको एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन के तौर पे कहा गया कि अगर आपके पास इतना सब है, इतना लैंड है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो सब कुछ अपने लिए यूज़ करने से अच्छा है कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उठा के इन द नेम ऑफ गॉड वो चीज़ दे दो। गुड मॉर्निंग प्रीति। अब किस वजह से दे दो कि चाहे वो उस पर कोई मस्जिद बन जाएगी, है ना, या फिर उस पर कोई स्कूल बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा, किसी इमरजेंसी, वॉर, बाढ़, इस सिचुएशन में काम आ जाएगी। जो ओरिजिन हुई थी वो इस तरह से हुई थी वक्फ की। अब क्या हुआ कि शुरू शुरू में चीज़ें ठीक चली। जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ज़मींदार लोग होते थे, जिन पे बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था, तो वो क्या करते थे कि अपनी वो प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया करते थे। और वक्फ का क्या फ़ायदा होता था कि फिर जहाँ पे जिन एरियाज़ में मस्जिद नहीं है उन एरियाज़ में मस्जिद बन जाती थी। क्योंकि जनरली मस्जिद अगर पुराने ज़माने में वो बनाना चाहते थे तो उनके पास लैंड नहीं होती थी, उतना पैसा नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ कि वक्फ कर देते थे, जो बड़े ज़मींदार थे वहाँ पे मस्जिद बन जाती थी। कुछ एरियाज़ में देखा जाता था कि स्कूल नहीं है, बच्चे मीलों मीलों दूर स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़मींदार लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देते थे और वो स्कूल जो बना हुआ होता था वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे होता था, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती थी। स्कूल बेनिफिट के लिए नहीं चल रहा होता था, स्कूल से इनकम आए या नहीं आए आपको ये डर नहीं होता था कि इस ज़मीन का, इस लैंड का भी किराया देना है, बच्चे चैन से पढ़ते रहते थे। ठीक है, और उसके बाद कहीं हॉस्पिटल बन जाता था, XYZ अच्छे पर्पज़ से यूज़ हो रहा था। तो अब जो सामने वाला पर्सन था वो प्रॉपर्टी को वक्फ करता था, कभी रिटर्न दे रहा है कैसे भी कि चलिए मैं सो एंड सो प्रॉपर्टी वक्फ करता हूँ, अब ये मेरी नहीं है, तो उस पर ना किसी पर्टिकुलर पर्सन की ओनरशिप नहीं रह जाती थी।
अब जो आपके लिए क्वेश्चन है अभी रिसेंटली कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी पे जो वक्फ कर रहा है उसकी या किसी की ओनरशिप रह जाती है? द आंसर इज नो। फिर जब वो वक्फ की जाती है ना तो फिर फॉर द ओनरशिप ऑफ गॉड करके की जाती है, पहला पॉइंट। अब क्या हुआ, शुरू में सब अच्छा था और अभी हम यहाँ तक भी इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, चीज़ें कब खराब हुई। देखो एक चीज़, दो फर्क होता है चीज़ों में, एक होता है धर्म, दूसरी होती है प्रथा। धर्म कुछ कहे ना कहे, प्रथाएं पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं, ठीक, और वही डिजास्टरस होता है। अब कहीं पे भी जब भी वक्फ की बातें हुई तो कहीं भी ये नहीं था कि रिकॉर्ड रखो कितनी प्रॉपर्टी वक्फ हुई है, कितनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ किस किस को वक्फ की गई है और वो उस प्रॉपर्टी का किस पर्पज से यूज कर रहा है। दो चीजें होती हैं। अब मैं हूँ, अगर मैं चैरिटी करना चाहूँ, जैसे लास्ट हमने सदका पढ़ा था गिफ्ट में, अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत, अब सदका के लिए आप सिर्फ लैंड नहीं दे सकते, पैसे भी दे सकते हैं, फूड भी दे सकते हैं, और मैंने सोचा कि अब मुझे सदका करना है प्रॉपर्टी का। गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तो हमारे माइंड में क्लियर है ना, कोई कंसिडरेशन नहीं है, कुछ नहीं, और सदका में तो बिल्कुल ही किसी तरह की कंडीशन या कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। अब लेट सपोज कि मैंने सोचा कि मुझे सदका करना चाहिए, तो सदका करने का वहां पे मेरा जो मतलब था, मैंने आंखें बंद करके उठा के इसको भी दे दिया, जाओ इससे उसको खाना खिला दो, ये कर दो, लेकिन मैं इतनी भी इस समझदारी नहीं रख रही हूँ कि कम से कम जिसे मैं इतने पैसे दे रही हूँ मैं ये देख तो लूँ कि वो जिस पर्पज से मैंने दिए हैं वो पर्पज फुलफिल कर भी रहा है या नहीं। मैंने उसको सदका कहा है, वो पैसे सदके में जा भी रहे हैं नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? यही कमी थी, यही गलती थी वक्फ में और हमारे वक्फ एक्ट में पुराने वाले में। तो अब जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि वक्फ करने की मनाही नहीं है, जहाँ पे मस्जिदें नहीं है बिल्कुल मस्जिद बनाओ, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है और आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के थ्रू स्कूल बनाना चाहते हो, अपने पास ओनरशिप ना रख के, बिल्कुल बनाओ, सब करो, लेकिन कम से कम डिजिटली नॉर्मल एक डाटा का रिकॉर्ड रखो, कहाँ कितनी प्रॉपर्टी किसको वक्फ की गई है, कहाँ पे और जो आपने प्रॉपर्टी वक्फ की थी कहाँ उस प्रॉपर्टी पे मस्जिद बनी है, कहाँ उस प्रॉपर्टी पे स्कूल बना है या किसी भी काम आ रही है। एटलीस्ट यू मस्ट हैव द रिकॉर्ड। समझ आ रहा है आपको? तो ये वक्फ पुराना था कि कहीं किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं था, और ये वक्फ नया वाला है जहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि एटलीस्ट इस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। और देखो जब हर चीज़ का, अब आप अगर एक देश में रहते हैं और फिर उसके बाद आप, मतलब पहले आप एक कंट्री का पार्ट हैं और उसके बाद आप एक स्टेट का पार्ट हैं, तो ऑफ कोर्स जो बड़े मैटर्स हैं उसका सारा रिकॉर्ड आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको कंट्री वाइज देखें, और जिस स्टेट का पार्ट है तो उसके बाद उन चीज़ों का रिकॉर्ड आपकी पर्टिकुलर स्टेट के पास होगा। तो जब वक्फ में करोड़ों की प्रॉपर्टी जा रही है और इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ गई, अगर मैंने वक्फ की थी तो चलो मेरी इंटेंशन अच्छी थी कि मैं वक्फ कर रही हूँ, मेरी साइड से झोल नहीं था, लेकिन मैंने जिस पर्सन को दी है मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ झोल नहीं है, वो प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए यूज़ हो रही है, या जिन एरियाज़ में ऑलरेडी इतनी सफिशिएंट मस्जिद हैं तो वहाँ पे स्कूल बन रहा है या नहीं, वहाँ पे स्कूल की रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी वक्फ के सही तरीके से यूज़ हो रही है या नहीं, उस चीज़ का एक रिकॉर्ड चाहिए। और वही रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली और एक नॉर्मल ऑफिशियल गजेटेड रिकॉर्ड की बात करता है नया वाला वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। पहले तो ये था कि ओवरऑल वक्फ क्या है और चेंजेस क्यों आ रहे हैं, और बाकी मेजर चेंजेस और सेक्शंस मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करा दूंगी, क्योंकि जिन सेक्शन पे ज़्यादा विवाद है उन सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले जनरल टर्म में भूल जाओ कि नया कुछ आया है, पुराने से ही वक्फ अंडरस्टैंड करते हैं कि किस एरिया से क्वेश्चन आ जाता है और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ तक बेसिक क्लियर है ना आपको सभी लोग? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? शुभांग, तथागत, वरुण, गिन्नी, प्रीति, यहाँ तक तो क्लियर हो ना? ऑल राइट, चलिए ओके गिन्नी, शुभांग, तथागत, वरुण, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट प्रीति, देखिए
मीनिंग ये है कि मीनिंग इसका जनरल कभी कभी मिसअंडरस्टैंड करते थे स्कूल में कि प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी। वक्फ का मतलब है कि डिटेंशन, स्टॉप और ये सब ना ओनरशिप या ट्रांसफ़र उसके बारे में बात हो रही है। तो अब जब लीगल डेफिनेशन पे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक डेडिकेशन किसी प्रॉपर्टी का किसी भी अच्छे पायस पर्पस के लिए, मतलब आपका पर्पस इतना पायस होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उस चीज़ के लिए वक्फ की जा सकती है। कोई भी इलीगल पर्पस के लिए आप वक्फ नहीं कर सकते। अब क्या है पर्पस इन परपीचुइटी। अब ये कह रहा है द प्रॉपर्टी जो एलिनेट हो जाएगी वो अवेलेबल होनी चाहिए रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, और फिर वो होता है कि एक परमानेंट टाई अप हो जाता है और वो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल होती है, फिर आप उसको फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक केस था आपका मोहम्मद काजिम वर्सेस असगर अली, 1932 का केस है। इसमें कहा गया था कि वक्फ अपने लीगल सेंस में क्रिएशन होता है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का, फुलफिलमेंट का किसी पायस पर्पस के या रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, पर्पस दोनों हो सकते हैं, पायस पर्पस भी हो सकता है और रिलीजियस पर्पस भी हो सकता है। पायस पर्पस में स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और रिलीजियस पर्पस में मस्जिद, मदरसा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अ लॉट ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट हैव डिफाइंड वक्फ। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन दिए जिससे ना वक्फ क्लियर हो जाएगा आपको। अबू हनीफा की डेफिनेशन हमने हनफी स्कूल पढ़ा था ना, तो वो कहते हैं वक्फ इज दी डिटेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग दैट इज इन दी ओनरशिप ऑफ द वाकिफ। वाकिफ कौन है, ये भी हमारे लिए एक सवाल है, और ये आपके एग्जाम में भी हो जाता है, हु कैन बी वाकिफ, अभी पढ़ेंगे हम इसको। और एप्रोप्रिएटर जो डिवोट करे अपना प्रॉफिट जितना भी सारा है चैरिटी में, पुअर्स के लिए या किसी भी गुड ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा भी हो सकता है वक्फ प्रॉपर्टी का कि कहीं पर अगर जैसे आपने देखा होगा बस्ती होती है, झुग्गियाँ होती है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का लैंड है ना, तो वो चाहे तो उसको लैंड को वक्फ कर सकता है, और वो जो वहाँ पे बस्ती में झुग्गी में रह रहे हैं वो उनको उनकी कंप्लीट ओनरशिप, उनको ओनरशिप उन लोगों को भी नहीं जाएगी, बट प्रॉपर्टी वक्फ हो जाएगी। वो आदमी भी बाउंड हो जाएगा कि बाद में वो अपना राइट उस पर क्लेम नहीं कर सकता, वो रुक जाएंगे और वो लोग वहाँ पे अपने घर बनाकर रह लेंगे। दैट कुड ऑल्सो बी अ पर्पस ऑफ वक्फ। तो आगे अबू यूसुफ ने क्या कहा था इसके बारे में, 3 मेन एलिमेंट कि ओनरशिप वहाँ पे फिर इंसान की नहीं रहती है, और जो फाउंडर का राइट है वो भी ख़त्म हो जाता है, और फिर वो मैनकाइंड के बेनिफिट में जाती है। अब मैनकाइंड का बेनिफिट बहुत लंबा है। घर, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए तो स्कूल, हॉस्पिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ घर हो जाती है। ठीक है, सेक्शन 2 था आपका, सबसे पहले जो था ना, बहुत पुराना जो एक्ट था वक्फ के ऊपर, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 था। इसका सेक्शन 2 कहता था, वक्फ को डिफाइन करता था बेसिकली कि एक परमानेंट डेडिकेशन होता है, जो एक मुसलमान का फेथ है, वो उसके पास प्रॉपर्टी है, वो एक पर्पस को रिकॉग्नाइज करेगा, किसी भी रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस। वक्फ का पर्पस हमेशा रिलीजियस नहीं होगा, रिलीजियस भी हो सकता है। ठीक है, वक्फ एक्ट की जो शुरुआत हुई है, वक्फ का पर्पस हमेशा रिलीजियस नहीं होगा, हाँ रिलीजियस भी हो सकता है, पायस होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए, यानी होम, शेल्टर होम और ये सारी चीज़ें भी वक्फ प्रॉपर्टी पर बनाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और ज़माना आगे बढ़ा, फिर एक और एक्ट आया, द वक्फ एक्ट 1954। ठीक है, इसका 3(1) जो है आपका सेक्शन 3(1) वो आपको डिफाइन करता है कि वक्फ वो ऐसा परमानेंट डेडिकेशन है। देखो पहली चीज़ तो ये है, आपने इतना सारा पढ़ के समझ लिया होगा, परमानेंट डेडिकेशन। आपने एक बार किसी रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दे दी है, यू कांट टेक इट बैक। ठीक है, फिर वहाँ पे ऐसा होगा कि वो जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस भी पर्पस के लिए दे दी गई है, या तो वो पर्पस रिलीजियस होना चाहिए या पायस होना चाहिए या फिर चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि जो एक वक्फ है वो कैसे रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी प्रेजेंटेशन में बन सकता है, कोई ओरल अग्रीमेंट से भी हो सकता है ना। बस ये है कि आपकी इंटेंशन ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप सो एंड सो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और आप उस प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहते हैं। अब कौन कौन है पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वक्फ में पार्टी कौन कौन होता है। सबसे पहले जो वक्फ के अंदर मेजर 3 पार्टी होती हैं,
सबसे पहला जो फाउंडर है वक्फ का उसे वाकिफ कहेंगे, है ना। फिर यानी जो ऑलरेडी बेसिक जिसके पास है सारे राइट्स वो वाकिफ है, ठीक है, अब वो ट्रांसफ़र करेगा। अब जो बेनिफिशियरी है जिसको वक्फ जिसकी तरफ के लिए क्रिएट किया जा रहा है, अब देखो चाहे इंसान की ओनरशिप नहीं है लेकिन किसी को तो दी जाती होगी ना प्रॉपर्टी। इस बात को समझिए, ये आजकल सबसे बड़ा टॉपिक है जिस पे सबसे बड़ा शोर है। जो न्यूज़ में रहने का कारण है वो ये पार्टीज ऑफ वक्फ ही मान लो। सबसे पहले तो मान लो एक पर्सन है वाकिफ, यानी ये एक आदमी है, इस आदमी के पास एक लैंड था और इसने सोचा कि मैं लैंड को वक्फ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? वक्फ कर देता हूँ। अब वक्फ किस लिए हो सकता था? या तो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता था, या चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी पायस पर्पस के लिए। इसने सोचा जो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए मेरा ये जो लैंड है काम आ जाएगा और मैं कर देता हूँ। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये जो अभी तक ये जो लैंड है उस पर ओनरशिप किसकी है? इस पर्टिकुलर आदमी की है ना जिसको आप वाकिफ कह रहे हैं। ओनरशिप तो इस इंसान की है इस पे। अब आते हैं कि शोर किस बात का है। लेटर ऑन जब ये ट्रांसफर करेगा, जब ये ट्रांसफर करेगा ओनरशिप, तो कहने का मतलब हो जाता है क्या ट्रांसफर कर रहा है? ये ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो जाता है कि किसी की ओनरशिप नहीं रह जाती, फिर वो हो जाती है ओनरशिप ऑफ गॉड। इंसान की उस पर हट जाती है लैंड पे ओनरशिप। अब एक बात बताओ, बहुत साफ सीधी और प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको अपना लैंड वक्फ में देना है, अपने पे ओनरशिप नहीं रखनी, आपका नहीं रह जाएगा, और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ओनरशिप ऑफ गॉड को, जस्ट बी प्रैक्टिकल। आप गॉड के हाथ में थोड़ी दे आओगे। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको बिल्कुल दिमाग बड़ा करके सुनना कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, माना ओनरशिप ऑफ गॉड है, बट वी कांट गिव द प्रॉपर्टी टू गॉड डायरेक्टली ना। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको ये नीड अ मैन, मतलब मैं जेंडर वाइज नहीं बोल रही हूँ, इसे न्यूट्रल कंसिडर करो। तो मतलब आपको एक पर्टिकुलर इंसान की ज़रूरत है कि जिसको वो लैंड दोगे वो उसका ऐसा यूज़ करेगा, इसकी भी ओनरशिप नहीं होगी। ये वाला जो आदमी आ गया है पिक्चर में जिसको दे रहे हो, ओनरशिप इसकी भी नहीं रहेगी। ओनरशिप मान लो गॉड की है, लेकिन यहाँ तो आप डायरेक्ट हाथ में लैंड नहीं दे के आ सकते, आपको इस इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ना। पहला पॉइंट यहीं उठता है हर चीज़ का। तो अब इस आदमी को हम क्या कह रहे हैं? इस आदमी को हम कह रहे हैं मौकूफ या आलिया। ये थोड़ा इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे अलाया ही कर लेते हैं। अब मान लो ये आदमी अलाया है, ठीक, चलो यहाँ से ठीक है। अब आपका यहाँ पे पर्पस क्या था? रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस था। अब आपने इस आदमी को बिठाया और बताया कि मैं अपना लैंड वक्फ करना चाहता हूँ, जो कि किसी रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए। इस आदमी ने सुन भी लिया। अब उठते हैं दो तीन सवाल। पहला, आपने किया रिलीजियस पर्पस के लिए, कैन यू ट्रस्ट हिम 100%? एंड ओके इफ़ यू कैन, ठीक है, चलो ओके, मान लिया कि ये करेंगे, अच्छे से करेंगे। व्हाट इफ नहीं करें? तो एक ह्यूमन नेचर होता है, हो सकता है कि इनके पास ऐसे ही इनको एक ट्रस्टवर्दी इंसान मान के 1 2 3 4 5 लैंड आ जाएं, ठीक है। अब जब इनके पास 4-5 लैंड आ जाएंगे तो वहाँ पे ये 4-5 लैंड का मिसयूज़ तो नहीं करेंगे। कभी अगर इनके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरे पास ऑलरेडी 6 लैंड आ गए हैं, तो मैं काम करता हूँ 5 तो चलो वक्फ कर देता हूँ, अगर एक को मैं यूज़ भी कर लूँगा या अपने बेनिफिट के लिए किसी को दे भी दूंगा तो क्या चला जाएगा? देखो ह्यूमन नेचर होता है, अगर इतनी बड़ी चीज़ है, कोई छोटा बॉल, खिलौना, बैट नहीं दे रहे हैं, यू आर गिविंग अ प्रॉपर्टी, अ पीस ऑफ लैंड, तो अ रिकॉर्ड इज़ एसेंशियल। तो जो पुराना वक्फ एक्ट है उसमें इस रिकॉर्ड की या इस इंसान की जवाबदेही की बात नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? तो कितनी पार्टी हैं? सबसे पहला पार्टी तो यही है जो इंसान अपना, इसका मान लेते हैं हम इनिशियली इसका पर्पस बहुत पायस था, इसने इसी वजह से दिया, अपना पूरा का पूरा लैंड उठा के दे दिया, ठीक है, इसके पर्पस में कोई कमी नहीं थी।
लेकिन अगर हमें ओनरशिप ऑफ गॉड रखनी है तो ओनरशिप हम इसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन पोजेशन सब कुछ तो इसके पास आ रहा है ना, फिर ये इसका क्या यूज़ कर रहा है इसके ऊपर है। तो वहाँ पे बात आती है कि ये क्या कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड चाहिए हमें। चलिए हम आगे समझेंगे। और एक हो जाता है कि एक पर्सन फिर अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वक्फ के। अब एक तो बेनिफिशियरी बनाया और एक होता है मुतवल्ली। आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन है, वाकिफ इम्पॉर्टेंट है जितना भी सारे सिनेरियो में है, और एक मुतवल्ली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मुतवल्ली को भी अपनी पिक्चर में लेके आते हैं। अब क्या था कि ये बंदा बना बेनिफिशियरी, ठीक है, क्योंकि यू कांट ट्रांसफर डायरेक्ट ओनरशिप टू गॉड, तो एक बेनिफिशियरी बनाए, ये है, सब ठीक है। अब मुतवल्ली का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इसके पास, इस इंसान के पास मान लो 10 प्रॉपर्टी आई, तो इसको 10 का बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है। ये 10 के 10 को एक साथ मैनेज नहीं करेंगे। अब जवाबदेही इनसे भी होगी, लेकिन मेन जवाबदेही इन पे है, क्योंकि अब यहाँ से आ जाती है बात अपॉइंटमेंट की। अब ये वाले जो इंसान है ना, ये अपॉइंट करेंगे ये मुतवल्ली। और कुछ लॉज में, मतलब वक्फ में ये भी कहा जा सकता है, हो सकता है यही किसी को अपनी मर्जी से बेनिफिशियरी बनाए और यही साथ साथ एक मुतवल्ली भी अपॉइंट कर लें। तो इन दोनों में से कोई एक पर्सन ये मुतवल्ली पर्सन को अपॉइंट करेगा। अब ये जो मुतवल्ली पर्सन होगा, ही विल डिसाइड मेनली इनके गाइडेंस पे, ये इनसे पूछेगा कि अब इसने वक्फ कर दी, ये तो पिक्चर से चला ही जाता है, इसको तो कुछ नहीं अता पता होता क्या हो रहा है, अता पता अब इन दो लोगों को होता है। अब ये इनसे बात करेगा कि क्योंकि बेनिफिशियरी इनका राइट है, ये इनसे पूछेगा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, या तो ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करनी है हमें, या फिर ये हमें किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ करनी है, या किसी पायस पर्पस के लिए यूज़ करनी है। अब ये आपस में डिस्कस करके, और कुछ जगहों पर ये भी पिक्चर से हट जाते हैं, सिर्फ ये अपने ऊपर ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड दिया गया है इसका यूज़ करेंगे। और पता नहीं इनको कितने लैंड दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो पुराना एक्ट है इनके ऊपर कोई भी ऐसा बाउंड नहीं किया गया है कि ये उसका रिकॉर्ड दिखाएंगे 1 साल में, 10 साल में, 5 साल में इनके पास कितने लैंड्स आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वक्फ, और ये उनको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ इनसे कोई भी जवाबदेही नहीं मांगता है। यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए, अब इन 3 लोगों का रोल है और क्या रोल है हम समझ गए हैं। अब ये आपके एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेता है वाकिफ़ कौन होता है, कभी पेपर इजी आता है। तो आजकल तो वैसे जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में है उसी का ही ज़्यादा वो है, लेकिन फिर भी प्रीवियसली पूछ लिया जाता है। मुतवल्ली कौन है, जो अपॉइंट किया जाता है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितना भी वर्क होता है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए भी कई बार। अब एसेंशियल क्या होते हैं, अभी तक जितना पढ़ा, तो अभी ये वक्फ जो है सुन्नी लॉ के अंदर उसके एसेंशियल कंडीशन होते हैं। हानफी लॉ, हानफी सुन्नी को फॉलो करता है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि मेजरली हानफी हैं। फॉर्मेलिटीज़ होती, अब क्या मतलब एसेंशियल होगा, सबसे पहले जो सुन्नी लॉ का वक्फ होगा ना, वो सारा हानफी लॉ फॉलो करेगा। पहला पॉइंट क्या क्या वो फॉलो करेगा, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला क्या है फॉर्मेलिटीज़ में, कि कोई लिखी हुई फॉर्मेलिटी नहीं है कि वक्फ कैसे किया जाएगा, ऐसे ही जाना है आपको, पहले ये कदम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ओरली भी हो सकता है और एक डीड से भी क्रिएट हो सकता है। अब सोचो कितना घपला होने के चांसेस हैं कि अगर ओरल है तो ओरल में मतलब कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है आपके पास। और ये नहीं है कि वक्फ करने को गलत कहा जा रहा है, नए एक्ट में भी प्रॉपर्टी वक्फ करने को मना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये है प्रॉपर्टी रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल, और ये भी नहीं मना किया जा रहा है कि रिलीजियस पर्पस के लिए आप वक्फ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, जो नया वक्फ एक्ट है वो सिर्फ इतना कह रहा है कि कई बार जब आप बात कर रहे हैं कि हानफी में है और ओरली भी है और डीड भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस घपले से, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए प्लीज़ एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लो ना, एक दिखा दो कहाँ गई है, क्या यूज़ हो रही है। अब मान लो अगर आपने शो कर दिया कि सो एंड सो जगह पे एक लैंड है जो वक्फ हुई थी, या तो वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए शो कर दिया, चैरिटेबल या पायस पर्पस, कुछ भी दिखा दिया, मान लो रिलीजियस ही शो कर दिया, मस्जिद है उस पर, तो रोका नहीं जा रहा है कि जस्ट स्टॉप दैट मस्जिद, और वो नहीं, सिर्फ ये कहा जा रहा है गिव अस रिकॉर्ड कि कहाँ कहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगर उस पर स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, रखो, जस्ट वी नीड द रिकॉर्ड कि कितनी प्रॉपर्टी है।
और किस किस के पास है, पोजेशन किसका है, ओनरशिप किसी की है नहीं, तो कहीं कोर्ट में, कहीं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ओनरशिप पे बात नहीं आ रही है। समझ रहे हैं आप पॉइंट? तो यहाँ पे जो इंटेंशन होती है प्रॉपर्टी देने की, वो प्रूव करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि मैं किस वजह से देना चाहता हूँ। केस था बैली रामन ब्रदर्स एंड अदर्स वर्सेस चौधरी मोहम्मद अफजल एंड अदर्स, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि जो वैलिडिटी होती है वक्फ, वो डिपेंड करती है इंटेंशन पे कि किस वजह से किया जा रहा है। अगर आपका इंटेंशन वक्फ क्रिएट करने का कोई रिलीजियस नहीं है, पायस नहीं है, चैरिटेबल नहीं है, तो आपका पर्पस ही गलत है, इंटेंशन ही गलत है, फिर वो वक्फ नहीं हो सकता है। और एक अनकंडीशनल वक्फ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लो ये प्रॉपर्टी वक्फ में ले लो और इस पर स्कूल खोल लो, स्कूल से जितना बेनिफिट आएगा वो मेरा, नो। और भी किसी भी तरीके की कंडीशन, किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। अनकंडीशनल होना चाहिए और कोई भी कंटिंजेंसी नहीं होनी चाहिए वक्फ क्रिएट करते हुए। कंडीशन और कंटिंजेंसी के केस में वक्फ जो होता है वो वैलिड नहीं माना जाता, इनवैलिड मान लिया जाता है। और इररिवोकेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने किसी रिलीजियस या पायस पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी और आप 3 दिन बाद जाग रहे हैं, नहीं भाई अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको इस लैंड की ज़रूरत है, प्लीज़ ये लैंड वापस कर दो, तो यू कांट डू दैट, ठीक है। एक बारी प्रॉपर्टी अगर वक्फ हो गई है तो उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक। ये एक लाइफ लॉन्ग होता है, सोच समझ के वक्फ करो। आगे, परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब वही है कि आप उसको बाद में अपने किसी भी पर्पस के लिए, आप उस लैंड पे लोन तक नहीं ले सकते हो बाद में, तो यहाँ पे परमानेंट डेडिकेशन होता है, मतलब एक सेकेंड रुक जाइए बस। सबसे पहले यहाँ पे एक डेडिकेशन होना चाहिए, और डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी का हो, कोई भी लैंड का हो, बस एक परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक। अब क्या है कि जो वक्फ बनता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए बन रहा है, तो उसे वैलिड वक्फ नहीं करेंगे। तो हमने पढ़ा है ना, इट मस्ट बी परमानेंट, इट कांट बी टेम्पररीली मेड, ठीक है। आगे एक है कि कॉम्पिटेंसी क्या है वाकिफ़ की, जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है, वो कितना कॉम्पिटेंट है इस चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाकिफ़ है वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कौन कर सकता है कि अगर मेरा पीस ऑफ लैंड है और मैं चाहूँ कि मैं ये लैंड वक्फ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आई मस्ट बी मुस्लिम, साउंड माइंड, है ना। यानी मुझे पता होना चाहिए कि इतना बड़ा डिसीजन है अपना लैंड दे देना, तो वो डिसीजन एक साउंड माइंड पर्सन ही ले रहा हो और मेजर हो, 18 ईयर्स और अबव एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर होगा वक्फ का वो आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आप किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर दोगे। जो सब्जेक्ट मैटर है वक्फ का उस पर आपकी ओनरशिप होगी, तभी आप चाहे वो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए दो, रिलीजियस पर्पस के लिए, कम से कम आपकी खुद की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, किसी और की प्रॉपर्टी तो आप वक्फ नहीं कर देंगे। तो ये वही है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को कभी मॉर्गेज किया हुआ है, उस पर लोन लिया हुआ है और फिर आप जाकर उसको क्या कर रहे हैं, वक्फ कर दे रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? टेल मी, यहाँ तक क्लियर है हम? यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है ना? आगे क्या है, वक्फ अंडर शिया लॉ। अभी तक हमने सिर्फ सुन्नी लॉ का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे शिया लॉ का वक्फ। तो शिया लॉ के अंदर क्या होता है ना कि सबसे पहले एसेंशियल कंडीशंस क्या है एक वैलिड वक्फ क्रिएट करने की। तो सबसे पहला एक परपीचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, एब्सोल्यूट अनकंडीशनल। वही है कि एक पीस ऑफ लैंड है, उस पर आपकी ओनरशिप होनी चाहिए और उसके सारे राइट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनली वहाँ पर आपने किसी भी तरीके का उसको इनएप्रोप्रिएट तरीके से पोजेस नहीं कर रखा हो। जो पोजेशन होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए और फिर उसको आप एंटायरली वर्क्स के, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कभी कभी इसको यूज़ कर लिया करूँगा। तो देखो वे आउट सेम है, बट उसका क्या है कि सुन्नी और शिया हमें अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
और यहाँ पे अब क्या है कि एंटायरली टेक आउट, लेकिन शिया लॉ के लिए उन्होंने बिल्कुल एक कंडीशन बना रखी है कि ऐसा नहीं है कि कभी मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी और मैं उसको वक्फ कर दूंगा, तो ये इस तरीके की कंडीशन नहीं है ये साइलेंटली कंडीशन सुन्नी लॉ में भी, लेकिन शिया लॉ ने इसको एक्सप्रेस कर रखा है। जैसे एक डॉक्ट्रिन थी किप्रिस की, तो उसमें क्या कहा गया है, एज नियरली एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश लॉ में ट्रस्ट का जो कंसेप्ट होता है उसमें यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसमें क्या कहा जाता है, एज नियरली एज पॉसिबल, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो लेड डाउन हो, मतलब जो वक्फ था रिलीजियस पर्पस के लिए हो रहा था, पायस पर्पस के लिए हो रहा था और चैरिटेबल पर्पस के लिए हो रहा था। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो उसको जिस पर्पस के लिए किया जाना है, अगर वो 100% भी नहीं तो एज नियरली एज पॉसिबल, मतलब लगभग मुझे ये पता होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए मैं कर रही हूँ ये प्रॉपर्टी वक्फ, ये चीज़ हो जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी सो एंड सो पर्पस के लिए, किसी रिलीजियस चैरिटेबल ऑफ कॉज पर्पस के लिए प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हैं और वहाँ पे किसी तरह की इम्पॉसिबिलिटी हो वो चीज़ को मतलब एग्जीक्यूट कराना ही, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना आपका वहाँ पे वो फुलफिल हो सकता हो। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, मतलब चाहे रिलीजियस पर्पस ही है, चैरिटेबल ही है, पायस ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे कोई इम्पॉसिबिलिटी है उसके फुलफिलमेंट की। यहाँ पे जो सेटलर है, यहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया गया है कि जो लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए जो एग्जीक्यूट की गई है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने प्रॉपर्टी कर दी है और वो उस तरीके से यूटिलाइज हो ही नहीं सके। आप समझ रहे हो, एक जो वक्फ का पर्पस है वो फुलफिल ही नहीं हो सके। जैसे क्या लिखा है कि जो वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू एनी वक्फ बिकॉज ऑफ, अब मान लो कि आपने तो वक्फ कर दी प्रॉपर्टी और जिस पर्पस से की थी वो पर्पस नहीं फुलफिल हो पाया, किस वजह से, किसी तरीके से लैप्स ऑफ टाइम की वजह से नहीं हो पाया, सरकमस्टांस में ऐसा कोई बदलाव आ गया, कोई लीगल डिफ़िकल्टी आ पड़ी कि आप वो चीज़ उस तरीके से नहीं कर पाए, या फिर जो स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट था, मान लो उस एरिया में आपका स्कूल बनाने का ऑब्जेक्ट था, किसी पर्टिकुलर गली में स्कूल बनाने का ऑब्जेक्ट था, वो पर्पस ऑलरेडी फुलफिल हो गया, वहाँ पे किसी और ने स्कूल बना दिया। तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी जगहों पे क्या होगा कि ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी, क्योंकि अब वहाँ पे आपका वो वाला पर्पस तो नहीं हो पाया। अगर आप फर्दर उस प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहते हो तो आप कहोगे कि चलो यहाँ इस गली में तो स्कूल बन गया है, मेरी ये प्रॉपर्टी ले लो और आगे कोई फर्दर उसको पर्पस असाइन कर दो, ठीक है। ऑलरेडी फुलफिल के केस में भी आता है। अब कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है वक्फ, क्या तरीके हैं, शिया हो या सुन्नी हो, किस किस तरीके से वक्फ को क्रिएट किया जा सकता है। इंटरवाइवोज बिटवीन लिविंग पर्सन, मैंने अपने इसी एग्जाम्पल में आपको समझाया है कि जो ओनरशिप है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की है जो कि जिंदा है, और जो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है वो गॉड को ट्रांसफ़र होती है, बट डायरेक्टली नहीं हो सकती है। तो यू नीड अ जिंदा पर्सन, यू नीड अ पर्सन टू बी अलाइव, ठीक है, कि जिसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सके, ओनरशिप ना सही लेकिन मैक्सिमम पोजेशन सब कुछ, यही फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी है, यही वो करेगा। तो समवेयर ये दो लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है। आप एक लिविंग पर्सन है, आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की, तो यहाँ इनको लिविंग पर्सन कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इनको बेनिफिशियरी बना के तब ओनरशिप गॉड में जा रही है, बट यहाँ पे इनके लिए ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरवाइवोज है ये, तो बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। और कौन करेगा, जब तक जिंदा है वाकिफ, वाकिफ हम पढ़ चुके हैं कौन है, तो वहाँ पे वो उसको अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा कि मेरा अपना मर्जी है, मैं चाहता हूँ मेरी सो एंड सो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाए, तो वो अपना बेनिफिशियरी असाइन करेगा एक, और वो बेनिफिशियरी के बाद मुतवल्ली असाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिवोकेशन हो सकता है फिर, द आंसर इज कैन नॉट बी रिवोक्ड। और ये आपके लिए क्वेश्चन होता है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है क्या उसका रिवोकेशन पॉसिबल है, देन आंसर इज नो, ठीक है। अब मान लो कि आपने अपनी लाइफ में तो अपने उस लैंड को वक्फ नहीं किया, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि आपने अपनी लाइफ में तो अपने उस लैंड को वक्फ नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बाद
वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ में चली जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लीगल एयर्स नहीं होते या लीगल एयर्स के पास इतना सफिशिएंट मीन्स होता है कि वो चाहते हैं इनहेरिटेंस में ना जाए बच्चों को, उससे बेटर किसी रिलीजियस पायस या चैरिटेबल पर्पस में हो जाए। तो अगर बाय विल वक्फ क्रिएट करना होता है ना, तो सबसे पहले एक ये भी इंटर वाइवॉज एक्ट है कि मैं अगर विल भी कर रही हूँ तो वहाँ पे भी ज़रूरी है कि मैं एक मुतवल्ली अपॉइंट करूँ या एक बेनिफिशियरी अपॉइंट करूँ और मैं बताऊँ कि भाई मेरे बाद ये ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी वक्फ में जाएगी और ही इज़ द पर्सन। ठीक है, इसको कहा जाता है टेस्टामेंटरी वक्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वक्फ है ना, ये मोर देन 1/3 पे ऑपरेट नहीं होता क्योंकि लीगल एयर्स होते हैं, आप उनका सब कुछ वक्फ नहीं करके जा सकते। तो ये प्रॉपर्टी 100% वक्फ में कब जाएगी? जब जो कंसेंट होगी लीगल एयर्स की वो मिल जाएगी। जब आपके लीगल एयर्स आपको कंसेंट दे देंगे तो आप ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी वक्फ कर सकते हो, बट उससे पहले सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी ही वक्फ करना पॉसिबल है। ठीक है, अब रिवोकेशन जो है, रिवोकेशन कैसे हो सकता है वक्फ का? वो रिवोक हो सकती है टेस्टेटर के थ्रू एनी टाइम। अब जो देखो इंटरवाइवोज अपनी ज़िंदगी में कि मैं अभी के अभी वक्फ कर रहा हूँ, वो वाली जो वक्फ है वो इररिवोकेबल होती है। लेकिन जो बाय वे ऑफ विल होती है, तो बाय वे ऑफ विल वाली ये है कि आप अपनी लाइफ में जब तक आप जिंदा हैं आप उसको रिवोक कर सकते हो। ठीक है, आपके बाद वो इररिवोकेबल हो जाएगी। तो दो तरीके की पढ़ी, एक जो आप अपनी लाइफ में अभी इमीडिएट वक्फ कर रहे हो कि अभी मैं अपनी ये प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता हूँ, तो वो तो इररिवोकेबल है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि आप ये कहना चाहते हो कि ये मेरी विल से होगी, तो विल जैसे विल रिवोक हो जाती है आपके लाइफ टाइम में, वैसे ही वक्फ भी आपके लाइफ टाइम में रिवोक हो जाएगी। आगे क्या है इसका? ड्यूरिंग डेथ और इलनेस, आप जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हो, एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ बहुत ज़्यादा इलनेस होती है, डेथ बेड पर होता है इंसान, उसको हमने पढ़ा था क्या कहते हैं? मर्जुल मौत कहते हैं। तो ये सिमिलर होता है गिफ्ट से, जैसे हमने पढ़ा था मर्जुल मौत में गिफ्ट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वही है कि आप डेथ बेड पर हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ही जो आपकी प्रॉपर्टी है किसी ढंग की जगह लग जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर है वो अपने डेथ बेड पर वक्फ क्रिएट करता है, और यहाँ पे भी ऐसा है कि जो 1/3 प्रॉपर्टी है वही करो, क्योंकि आपके आगे लीगल एयर्स भी हैं, आपके बाद उनका क्या? हाँ, लेकिन अगर आपके लीगल एयर्स ही मान जाते हैं, वो कहते हैं कि आप पूरी की ही पूरी प्रॉपर्टी वक्फ में दे दो, हमारे पास सफिशेंट मीन्स है, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं पड़ती है। यहाँ पे रिवोकेशन क्या है? रिवोकेशन का आपसे क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए सबका अलग अलग है रिवोकेशन। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि अ वर्क क्रिएटेड ड्यूरिंग इलनेस कैन बी रिवोक्ड। सबसे पहला तो ये भी रिवोक हो सकता है ओनली इन द सर्कमस्टांसेस वेयर द वाकिफ रिकवर्स फ्रॉम इलनेस। अब आप जिस डेथ बेड पर थे, जिस पर आपको लगता था कि आप नहीं बचेंगे, तो आपने पहले ही सोचा कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी ढंग की जगह यूज़ हो जाए बस, बट फॉर्चुनेटली आप ठीक हो गए। तो अब आप ये है कि थोड़ा समझदारी से बाद में डिसीजन ले लेना उस पर, तो वहाँ पे रिवोक हो सकती है वो। कंप्लीशन कब होगा वक्फ का? कब पूरा माना जाएगा कि वक्फ कंप्लीट हो गया है? तो दो मोड्स हैं इसके। ठीक है, जब एक थर्ड पर्सन अपॉइंट हो जाएगा, मुतवल्ली, हमने पढ़ा है ना मुतवल्ली कौन है, जब वहाँ पे आपने एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया, उसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, इस केस में जो वक्फ है वो कंप्लीट माना जाएगा जब जो पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का वो आप मुतवल्ली को दे दोगे। यानी आप एक लैंड वक्फ करना चाहते थे, आपने उस लैंड को वक्फ करने के लिए अगर बेनिफिशियरी बीच में अपॉइंट नहीं भी करा, आपने डायरेक्ट जाकर एक मुतवल्ली अपॉइंट करा, और जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड था, वो आपने मुतवल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया पोजेशन। एक तो कोई रजिस्ट्री का किसी भी चीज़ का तो यहाँ पे सीन है ही नहीं, तो आपका लैंड था, आपको वक्फ करना था, आपने एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया या एक मुतवल्ली अपॉइंट किया और अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब आपके पास से पोजेशन मुतवल्ली के पास चला गया, यानी वक्फ कंप्लीट हो गया, अब वो चाहे उसे जिस भी रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेगा। जो फाउंडर है वो खुद से फर्स्ट मुतवल्ली अपॉइंट करता है, ये ज़रूरी है। अब एक मुतवल्ली हमेशा तो नहीं रहेंगे,
और प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी। लेकिन जो पहला मुतवल्ली है वो वाकिफ़ अपने आप अपॉइंट करेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो पहला मुतवल्ली होना चाहिए वो ये इंसान होना चाहिए। तो वो जो पहला मुतवल्ली होता है वो अपॉइंट किया जाता है खुद से उस इंसान के थ्रू कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, आप ले लो। हाँ, इनकी डेथ के बाद जो भी है फिर तो ये अपने आप देखते रहेंगे ना किसके पास जाता रहेगा पोजेशन। पहला मुतवल्ली जो फाउंडर है वो खुद करता है। अब यहाँ पे किसी फिजिकल ट्रांसफ़र की जब ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओनर का नाम होता है या जो जनरली ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो रही वो मुतवल्ली को बता दिया जाता है। फिजिकल ट्रांसफ़र की किस केस में ज़रूरत नहीं होती, हो सकता है आपके उस लैंड पर ऑलरेडी मुतवल्ली रहता हो, ठीक है, या वो किसी भी वजह से मुतवल्ली के पोजेशन में हो। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है ना कि आपको उसको फिजिकली ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वहाँ पे आप क्या सिर्फ एक डिक्लेरेशन भी काफ़ी होता है कि हाँ भाई नाउ दिस पर्सन इज़ मुतवल्ली और ये प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ काइंड्स ऑफ वक्फ पे आएंगे फिर। काइंड्स थोड़ा नाम टफ है ना तो उससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। काइंड्स ऑफ वक्फ पे आते हैं। अब काइंड्स ऑफ वक्फ में क्या हो जाता है, सबसे पहले दो तरह के हैं, पब्लिक वक्फ और प्राइवेट वक्फ। पब्लिक, रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाता है तो वो पब्लिक वक्फ होता है, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। तो क्या क्या है, कोई भी पब्लिक, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस है। और यहाँ पे जो इसका बेनिफिट होता है ना वो डायरेक्टली जाता है जो लोग हैं जनरली, उनको किसी भी तरीके की ज़रूरत है, कोई बच्चे हैं और वहाँ पे ना जो वाकिफ़ है उसका कोई बेनिफिट ले ही नहीं सकता। यानी पब्लिक वक्फ, ये लैंड है मेरे पास सो एंड सो, मैंने सोचा अब मुझे इसे वक्फ करना है, बस बात ख़त्म हो गई। अब मैंने यहाँ पे एक मुतवल्ली अपॉइंट किया, अब यहाँ पे ये मैनेज करेगा कि किस तरीके, मुतवल्ली पर्सन जो है ना ये मैनेज करेगा कि इस वक्फ का बेनिफिट कैसे डायरेक्टली लोगों तक पहुँचे, है ना, जो भी बेनिफिट मैं चाहती हूँ। अब प्राइवेट वक्फ में क्या होता है कि जो सेटलर की खुद की फैमिली होती है, जैसे एक बात बताओ, जैसे मैं हूँ, है ना, अब मैं यही सोचने लग जाऊँ कि प्रॉपर्टी है मेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको लाइफ टाइम यूज़ करूँ और मेरे बाद इस प्रॉपर्टी को मेरे बच्चे यूज़ कर लें और मेरे बच्चों के बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए चली जाए रेदर देन किसी और के पास रहने से। तो मैं क्या करूँगी ऐसे केस में कि मैं उस प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली अपॉइंट करूँगी मैं उसको बोलूँगी कि ये प्रॉपर्टी अभी जब तक मैं हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ, और यानी वो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, आप समझ रहे हैं, लेकिन बेनिफिट अभी भी किसके पास है, मेरे पास। जो पब्लिक वक्फ थी वो एक बार वक्फ हो गई है तो बेनिफिट फिर अब गया आपके हाथ से, अब वाकिफ़ को कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस काइंड में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का बेनिफिट है वो फर्स्टली मुझे मिलेगा। अब जब बेनिफिट मुझे क्यों मिल रहा है प्राइवेट में, क्योंकि मैंने कहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं यूज़ करूँगी और मेरे बाद मेरे बच्चे यूज़ कर लेंगे जब तक उनको इसकी ज़रूरत है। लेकिन उनके बाद ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा वक्फ में चली जाएगी, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है ये वहाँ पहुँचा दी जाएगी। तो ये चीज़ कहलाती है वक्फुल औलाद, ठीक है। ये फैमिली सेटलमेंट होता है, ये सदका ही माना जाता है और इसे बहुत सही माना जाता है कि जो एक आदमी है सबसे पहले वो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है और फैमिली के बाद वो प्रॉपर्टी को सोच रहा है, उसने वक्फ इस तरह कर दिया है कि पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ इतने मेरे बच्चों के साथ, फिर मेरे बच्चे यूज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए दे दी जाएगी। जब तक वो खुद जिंदा है या उसके लीगल हेयर्स जिंदा हैं तब तक वो प्रॉपर्टी उन लोगों के पास रहेगी, लेकिन उनके बाद ना वो जो प्रॉपर्टी है वो बाहर चली जाएगी, जो भी पुअर हैं, जो भी ज़रूरत है जिन लोगों को उसकी, वो चैरिटी के लिए प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसलिए इसको, इस टाइप के वक्फ को बहुत बेटर माना जाता है। अब देखो वक्फ करने के भी पर्पस अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ा कि रिलीजियस भी है, चैरिटेबल भी है, पायस भी है। तो कई बार यहाँ पर्पस से लेकर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको पर्पस समझना है। अब यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ वक्फ है उनके पर्पस के हिसाब से है। सबसे पहला है वक्फ आहिल। अब ये जो वक्फ आहिल है ना ये एक तरीके से इस्लामिक ट्रस्ट समझ लीजिए इसको,
कि यहाँ पे एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता है, पब्लिक को नहीं करता है, लेकिन वो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको करता है और उनके बाद पुअर को। ठीक है, तो ये वक्फुल औलाद हुआ, तो ये वो वाला वक्फ है, ये वक्फुल औलाद है ना, ये वाला वो हो गया। अब हो जाता है दूसरा वाला, यानी इसमें क्या हो रहा है, पहले वो बच्चों के लिए कर रहा है, फिर बच्चों के बाद पुअर्स के लिए, जिसको भी, जो भी नीडी पर्सन है। अब है वक्फ खायरी। वक्फ खायरी क्या होता है, दिस काइंड ऑफ वक्फ इज एस्टेब्लिश फॉर चैरिटेबल। सबसे पहला पर्पस इसका चैरिटेबल पर्पस होता है, उसके बाद फिलैंथ्रोपिक पर्पस होता है, यानी जो बेनिफिशियरी है, जो हमने बीच वाला पर्सन देखा था, वो इस तरीके से कि जो भी एक अपर इकोनॉमिक सेक्शन है ना, सोसाइटी है, वो अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे कि हाँ भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी इतना दे सकता हूँ, मैं भी इतना दे सकता हूँ, तो एक अपर सोसाइटी से ले लेंगे, जिससे जितना दिया जा रहा है, जो भी अपर इकोनॉमिक सेक्शन है, वो जो जितना पर्सन कर सकता है करेंगे। फिर उसके बाद जो एक थर्ड पर्सन अपॉइंट हुआ होगा, बेनिफिशियरी जो होंगे यहाँ पे, वहाँ पे किसको दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा किसी मस्जिद के लिए, किसी शेल्टर होम के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी मदरसा, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के लिए। अब इनमें से किसी भी पर्पस के लिए अगर प्रॉपर्टी वक्फ की गई है किसी भी अपर इकोनॉमिक सेक्शन के थ्रू, तो वो वक्फ खायरी है। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी इकोनॉमिकली अपर सेक्शन ने वक्फ की है, उस पर मस्जिद बनी हुई है, या फिर उस पर शेल्टर होम बना है, स्कूल बना है, मदरसा बना है, कॉलेज बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, तो वो वक्फ खायर हो जाता है। अगला नेक्स्ट है आपका वक्फ अल साबिल। वक्फ अल साबिल में क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है, किसको इसका फ़ायदा जाता है, जनरल पब्लिक को जाता है। ठीक है, ये ऊपर वाले से सिमिलर है। यहाँ पे क्या होता है ना कि इस यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिली है उससे क्या स्टैब्लिश किया जाता है, जनरली पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जहाँ मस्जिद नहीं है वहाँ मस्जिद, पावर प्लांट अगर कहीं लगाना है, वाटर सप्लाई के अगर कहीं पे सुविधा नहीं है तो वाटर सप्लाई बना दी जाती है, कहीं पे ग्रेवयार्ड्स नहीं है तो वो बना दिए जाते हैं। इन द एंड अगर स्कूल नहीं है तो वहाँ पे जैसे पावर प्लांट, वाटर सप्लाई, इसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, अगला वक्फ क्या है, वक्फ अल अवरिद। इसमें क्या होता है ना कि ये सबसे ज़्यादा ये एक रिजर्व किया जाता है इमरजेंसी के लिए। मतलब आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की है, लेकिन उसको आपने वक्फ अल अवरिद करके वक्फ की है, यानी कि वो प्रॉपर्टी रख लो, अभी इस पर कोई मस्जिद या कोई स्कूल, कोई कॉलेज कुछ मत बनाओ, अभी इसको रखा रहने दो। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ऐसा कोई टाइम आता है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, जैसे कभी कभी फ्लड के केसेस आ जाते हैं, तो कुछ एरिया रिजर्व रखो अपने पास इमरजेंसी के लिए, कि कभी कोई अगर अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए और लोगों की लाइफ को अफेक्ट करे वहाँ पे किसी भी कम्युनिटी की, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वक्फ की वो जो प्रॉपर्टी आपने रिजर्व कर रखी है कि वो सोसाइटी की नीड्स के लिए चली जाएगी। अगर वहाँ पे ऐसा कोई टाइम आया है कि मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है सिक पीपल को, तो वो उसके लिए चली जाएगी, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पे ऐसा हुआ है कि फिर जैसे आप समझ रहे हैं बाढ़ आ जाती है, अब आपने कोई लैंड रिजर्व कर रखा है तो वहाँ पे उनके लिए टेम्परेरी होम्स बिल्ड कर दो। या फिर कभी एकदम कुछ ऐसा आ गया है कि आपके पड़ोस में किसी के घर में इमरजेंसी हो गई है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच के वहाँ पे जो आपके गांव में या नेबरहुड में है, किसी के बच्चों की शादी होनी है या कुछ होना है, तो उस प्रॉपर्टी से वो कर दो। ये वाला कभी मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, ये इमरजेंसी के लिए होता है। और सेकंड पर्पस क्या होता है कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में ऐसे कोई लोग हैं जिसके घर में लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा वो है कि उनको पैसों की ज़रूरत है, तो ये जो वर्क इमरजेंसी के लिए कर रखा है, इसको कैश करा के जैसे भी है उन लोगों को दे दो। ठीक है, अब बताओ पर्पस समझ में आए, पर्पस तक क्लियर है, आगे बढ़े, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क, कहीं ना कहीं अब हम इसकी एक हरार के देखेंगे, एक लाइन देखेंगे कंप्लीट होते हुए कि कैसे कैसे हुआ सब। अब सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क देखते हैं हम, क्या हुआ इसमें। सबसे पहला एक जो था हमारा
मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट था 1930 का, जिसका एक सेक्शन हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो ये जो एक्ट है ये लीगलाइज किया इसने और रिकॉग्नाइज किया वक्फुल औलाद को। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले वक्फुल औलाद किसके थ्रू, किस एक्ट के थ्रू लीगलाइज किया गया है? तो वक्फुल औलाद रिकॉग्नाइज या लीगलाइज किया गया है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 के थ्रू, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का वो डिक्लेयर करना था कि जो मुस्लिम के राइट थे अपने प्रॉपर्टी के सेटलमेंट के लिए, कि बीइंग अ मुस्लिम आपको राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का कैसे भी सेटलमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो आप यूज़ कर रहे हो, आपके बाद आपके बच्चे यूज़ करें, लेकिन ये फर्दर इनहेरिटेंस में ना जाती रहे, ठीक है। आपके बच्चों के बाद ये किसी चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं और आपको नहीं रोका जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो फैमिली टर्म है वो बहुत वाइड होता है, अब उसमें डॉटर इन लॉ भी आ जाती हैं, सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी समझाया गया कि मान लो अगर उन लोगों को भी ज़रूरत है, वो भी नीडी हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पर्पस, तो कोई नहीं वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन हाँ सबके यूज़ करने के बाद अल्टीमेटली एंड पर्पस जो है, आपको राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का एक एंड पर्पस डिसाइड करो, और आप चाहते हो कि प्रॉपर्टी का एक एंड पर्पस ये होना चाहिए कि चैरिटेबल में चली जाए, चैरिटी में चली जाए, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है इस एक्ट का कि जो वक्फुल औलाद है वो जो वक्फ किया जाएगा वो रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाएगा, एक जो अल्टीमेट बेनिफिट होगा वो उसके रिलीजियस पर्पस के अलावा कि जो नीडी लोग होंगे उनको चैरिटी देना, कोई भी पायस या रिलीजियस ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, किसी भी तरीके की जो बेसिकली जो ज़रूरतमंद है उनको इतना दे दिया जाए कि वो अपनी लाइफ सही से मेंटेन कर सकें। हानाफी इस बारे में क्या बात करते हैं कि खुद के मेंटेनेंस सपोर्ट के बाद अपनी लाइफ टाइम में फिर जो आपको डेट्स देने हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर डेट्स हैं वो पूरे कर दो, फिर उसके बाद आप ये वक्फ क्रिएट करो। मतलब अभी आप जिंदा हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करो और अपने लिए यूज़ करो, अपने बेनिफिट के लिए, और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने के बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि अपने जितने भी आपने लोन वगैरह ले रखे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारे लोन चुका दो, सारे डेट्स दे दो, उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को वक्फ करो, ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी तो वक्फ कर दी, अब जो पीछे लोग रह गए हैं वो आपके डेट्स चुका रहे हैं, है ना, यू कांट डू दैट। अब अगला पॉइंट क्या आ जाता है इसमें कि जो वक्फ एक्ट 1995 वाला है, अब उसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ से शुरू होता है, आपका ध्यान से सुनना, यहाँ से जो सेक्शन शुरू हैं इनमें चेंजेस है और इनमें चेंजेस आगे डिस्कस किया गया है न्यू एक्ट में, तो पहले थोड़ा सा पुराना सुन लो फिर नया सुन लेना, क्योंकि ये चीज़ एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बताओ ये सेक्शन, ये तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि तो आप सेक्शन नंबर भी याद कर लेना कुछ तो, क्योंकि अब जब इतना है ना, जैसे सेक्शन नंबर 14 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ जाए। पहले आप मुझे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो आपको पूरा वक्त समझ में आ गया, अब हम जितना पढ़ेंगे ना सिर्फ चेंज पढ़ेंगे, पहले पुराना क्या है, क्या बात कर रहा है, फिर उसके बाद उसमें आजकल चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का कुछ ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया हो? इससे आगे फिर हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब आपको थोड़ा टेक्निकल होके याद करने वाले सेंस में इसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे सेक्शन नंबर आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें चेंजेस है, आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि चेंजेस तो आपसे बहुत पूछ सकता है वो। चलिए शुभांग, गिन्नी, तथागत, यहाँ तक हम क्लियर है कि वक्फ होता क्या है, क्यों क्रिएट होता है, और ये आपने ध्यान रखना है कि नए वक्फ एक्ट में भी वक्फ क्रिएट करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। ओके वरुण, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात होती है याद करने और समझदारी से पढ़ने की शुरू, थोड़ा टेक्निकल होके। अब वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन नंबर 14, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पहले एक्ट प्रोवाइड करता है आपको कि कॉन्स्टिट्यूट कर लो, इस्टेब्लिश कर लो एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल। क्या वर्ड है यहाँ पे? सेंट्रल वक्फ काउंसिल।
अब वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो रही है? सेक्शन नंबर 9 में, है ना। सेक्शन नंबर 9 में याद रखोगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेक्शन नंबर 9 और स्टेट वक्फ बोर्ड सेक्शन नंबर 14। इन्हीं में ही चेंजेस हैं और इन्हीं के ही सेक्शन आपको समझने हैं। तो जो आपका सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो स्टैब्लिश होगा। अभी तक हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? अपना वक्फ एक्ट 1995। तो अभी हम कोई चेंज नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसे समझा रही हूँ। तो जो ऑलरेडी है 1995 वाला एक्ट, उसमें सेक्शन 9 में क्या हो रहा है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। और स्टेट वक्फ बोर्ड कहाँ पर है? सेक्शन 14 में। और आपको पता होगा कि मेजर सवाल स्टेट वक्फ बोर्ड पे उठ रहे हैं। अब जो आपके सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो कि सेक्शन नंबर 9 में है, यहाँ क्या हो रहा है कि स्टैब्लिश की गई है। किसने स्टैब्लिश की है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मेन रोल क्या है? क्या क्यों स्टैब्लिश की गई है? ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है ये एडवाइज करती है बाकी के वक्फ बोर्ड्स को और स्टेट को कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वक्फ का उसका ध्यान रखो, उसको मैनेज करो और उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अब इस काउंसिल में कौन कौन होता है? इसकी बहुत बड़ा है टॉपिक, मतलब अगर आप इस सेक्शन पे जाओगे इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, सारे मेंबर ये वो, लेकिन सब तो नहीं याद कर पाओगे। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ जिस्ट है, ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ सिर्फ उतना मैंने मेंशन किया है जितना आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सेक्शन खोलोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, सारे मेंबर्स के अलावा एक एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है यहाँ पे, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क्स के लिए। एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन एक सेंट्रल वर्क्स काउंसिल का, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेट वक्फ बोर्ड में क्या होता है कि जो मेंबर हैं ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो अब याद रखना है, सेंट्रल वाले में अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है और स्टेट वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल पे आ जाते हैं। सेक्शन 83 सेक्शन 83 क्या प्रोवाइड कर रहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करो, बनाओ ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। मुतवल्ली के बारे में अगर क्वेश्चन आता है आपसे, ये एक्ट है हमारा 1995 का, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप पूरा एक्ट पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, आपकी मर्जी है, कन्फ्यूजन होती है तो पूछ लेना, एडवाइजेबल नहीं है, जितना है काफ़ी है। मुतवल्ली कौन है? मुतवल्ली जो है मैनेजर या ट्रस्टी होता है, हम वही पढ़ चुके हैं उसको, जो ध्यान रखता है कि किस पर्पस से की गई है और कैसे पर्पस फुलफिल होगा। वो जो इंसान होता है ना वो ओनर नहीं बन जाता कि आपने मुतवल्ली को प्रॉपर्टी दी है, नाउ ही इज द ओनर और शी इज द ओनर। द आंसर इज नो, ही और शी वॉन्ट बी दी ओनर, ठीक है। उनको प्रॉपर्टी दी गई है, वो ओनर नहीं बन जाएंगे इसके। उनकी जो जॉब है वो एडमिनिस्ट्रेट करने की है, मेंटेन करने की है, यूज़ भी करने की है, जो पर्पस है वक्फ का उस हिसाब से, ठीक है। उनकी सिर्फ ये ड्यूटी है कि जो वक्फ का पर्पस है उसके हिसाब से वो उसको यूज़ कर लें, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उनको नहीं दी गई है। उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेकिन ओनरशिप नहीं दी गई है। उनको राइट्स दिए गए हैं, पोजेशन दिए गए हैं, ओनरशिप नहीं दी गई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मुतवल्ली है क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी का ओनर होता है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो आंसर इज नो, जो मुतवल्ली है वो सिर्फ एक मैनेजर होता है जो एडमिनिस्टर करता है, मेंटेन करता है, यूज़ करता है, पोजेशन भी रखता है प्रॉपर्टी पे, जो आपके वक्फ का पर्पस है उस हिसाब से। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुतवल्ली की कि मैनेज करे प्रॉपर्टी को। अगर रेंट पे देना है, रेंट बेनिफिट चाहिए कि जो पैसा आता रहेगा रेंट से वो पुअर के बेनिफिट के लिए चला जाएगा, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए चला जाएगा, तो रेंट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। जो मान लो उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है, आपने प्रॉपर्टी को ऐसे लगा दिया कि उससे कोई पर्टिकुलर इनकम आएगी और वो जो इनकम आएगी वो चैरिटेबल पर्पस के लिए जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये सारा मेंटेनेंस देखेगा मुतवल्ली। अब जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो फैमिली तक पहुंचने हैं, किसी पुअर, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए जाने हैं, ये सब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा हिसाब से वक्फ के पर्पस के लिए। और कितना बेनिफिट आ रहा है, कितना रेंट आ रहा है, कितना मेंटेनेंस में लग रहा है, उसका ईमानदारी से अकाउंट रखेगा कि कितना पैसा आया और कितना लगा।
और जो प्रोटेक्ट करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी को कि उसका मिसयूज ना हो, उसका डैमेज ना हो और कोई भी इलीगल सेल ना हो सके उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मुतवल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब आप जैसे वाकिफ़ हैं, आपने प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया, वो आपके हाथ से तो निकल गई, आपने सामने वाले पे भरोसा करके की गई है कि है, और ये जो फर्स्ट मुतवल्ली है इसको अपॉइंट भी आपने किया है, तो ये सारी ड्यूटीज फुलफिल करना इनका फर्ज है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है इसमें, सबसे जो जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहला मुतवल्ली ओनर नहीं होता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो फाउंडर है वक्फ का, यानी जो कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी वक्फ, यानी जो वाकिफ है, वो ही फर्स्ट मुतवल्ली अपॉइंट करेगा। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि फर्स्ट मुतवल्ली कौन अपॉइंट करेगा, यानी जो उसका अपॉइंट करेगा वो जो वाकिफ है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो खुद से फर्स्ट मुतवल्ली अपॉइंट करेगा, है ना, और वो किसी और को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे सक्सेशन का प्लान क्या है फ्यूचर मुतवल्ली का, क्या ये जो इंसान अपॉइंट किया गया है इसके ही लीगल एयर्स को जाता रहेगा, या वो कोई और पैटर्न चाहता है ना, वो कुछ और चाहता है कि ये नहीं हो वो नहीं हो, मतलब आपके लीगल एयर्स को नहीं मिले, मैं चाहता हूँ आपके बाद उन लोगों को मिल जाए, तो वो ये सब प्लान कर सकता है। और इस चीज़ पे अभी हम आगे एक और चीज़ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या है, हु कैन बी मुतवल्ली, कौन बन सकता है मुतवल्ली। सबसे पहले एक अडल्ट मुस्लिम होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है मुतवल्ली होने की, एक अडल्ट मुस्लिम, या अगर हम इसको भी ब्रेक डाउन कर दें तो सबसे पहले अडल्ट, मुस्लिम और साउंड माइंड। ठीक है, तीन कंडीशन बैठ गई यहाँ पे। अगर हमने इसको भी ब्रेक डाउन किया तो मुतवल्ली कौन बन पाएगा, एक तो वो इंसान को अडल्ट होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, और उसको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मैं भरोसा कर सकूं आप पर कि जो आपको प्रॉपर्टी दी जा रही है आप उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, और आप केपेबल हैं मैनेज करने के, कम से कम मैं आपको मुतवल्ली अपॉइंट कर रही हूँ तो आपको मुतवल्ली होने के लायक तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुतवल्ली की ड्यूटीज़ कैसे की जाएंगी, तो ये केपेबल ऑफ मैनेजिंग प्रॉपर्टी। अब कौन कौन हो सकता है मुतवल्ली, अब एक औरत मुतवल्ली अपॉइंट हो सकती है, द आंसर इज यस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूछा गया कैन अ वुमन बी अ मुतवल्ली, तो द आंसर इज यस, है ना। और कुछ व्यूज़ ये भी कहते हैं कि जो मुतवल्ली है, यहाँ पे जैसे हमने मुस्लिम लिखा, कुछ व्यूज़ के हिसाब से वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है ना। लेकिन अगर कुछ हालात में किसी माइनर को अपॉइंट करना पड़ा मुतवल्ली, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए हैं, तो उसके गार्जियन के साथ होगा, उसको अकेला सोल मुतवल्ली नहीं बनाया जा सकता, वो अपने गार्जियंस के साथ मुतवल्ली बनेगा। ठीक है, बताइए अब फिर हम नया वाला बिल पढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें भी एक एक पॉइंटर करके करेंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है आने वाले टाइम में इस चीज़ से, न्यू वक्फ एक्ट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए देखिए एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप नया वक्फ एक्ट तब समझ पाओगे जब अभी आप पुराने में चैलेंजेस समझ पाओगे। देखिए पुराने कितने लॉज हैं, कितने एक्ट्स हैं, यहाँ तक कि आईपीसी बीएनएस जैसे एक्ट्स जो कितने बड़े, कितने इम्पॉर्टेंट एक्ट थे, और कितने सालों से वो हम कह सकते हैं कि इंडिया को संभाले हुए थे। इंडिया का जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस था उनके कंधों पे था, सम हाउ सिविल भी इन सम केसेस। तो ऐसा था कि कहीं ना कहीं एक नीड फील की गई थी ना, आईपीसी को बनाया गया बीएनएस और सीआरपीसी को बीएनएसएस, या एविडेंस को बनाया गया बीएसए, तो समहाउ देयर वर अ नीड क्या थी कि कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जिक्र हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी, कहीं किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में
आज के टाइम में क्या हमारी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मतलब किसी भी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर हो पा रही है लाइफ? द आंसर इज नो। तो सेम चीज़ यहाँ भी आई है, यहाँ पे भी मेजर चेंजेस नहीं है। एक दो चेंज ऐसे हैं जो मेजर लग सकते हैं आपको पढ़ने में, अब वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे फिर भी जो बेसिकली चेंजेस दिए गए हैं, बीएनएस और आईपीसी में चेंजेस क्यों थे? क्योंकि उस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क है। वो टाइम कुछ और था, वहाँ पे वो चीज़ें चल रही थी, वहाँ सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ज़माना नहीं था। जैसे आईपीसी का ही मान लेते हैं, सीआरपीसी में जो भी है, एविडेंस में भी मान लेते हैं। पहले आज से 200 साल पहले जो क्राइम है, आज से 100 साल पहले क्राइम जो था वो इंस्टाग्राम से तो नहीं हो सकता था ही नहीं इंस्टाग्राम। लेकिन क्या आज ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज की पॉसिबिलिटी के हिसाब से, आज के सर्कमस्टेंस के हिसाब से आपको रेडी होना है या नहीं होना? या आप 100 साल के पहले जिस तरीके से, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं थी, आप उसी में ही रह सकते हो? तो आंसर इज नो, नहीं रहा जा सकता है, कुछ चेंज की ज़रूरत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब यहाँ पे जो हमने मुतवल्ली के बारे में पढ़ा, मुतवल्ली को ओनर नहीं बनाया जाता, और जिसकी प्रॉपर्टी है, जो वाकिफ़ है, वो भी ओनर नहीं रहता। ठीक है, अब वो भी ओनर नहीं रहा है, हाँ जी शुभांग, सब डिजिटलाइज हो गए हैं। पॉइंट यहाँ पे भी वही है, लगभग 30%, बाकी का 70 हम पढ़ेंगे। तो देखिए फिर क्या होता, मैं क्या बता रही थी, हाँ, जो मुतवल्ली है और जो वाकिफ़ है, आप यहाँ समझ रहे हैं, मैंने आपको यहाँ यही समझाने की कोशिश करी चेंज के हिसाब से कि दोनों में से एक भी ओनर नहीं रहा। समझ रहे हो आप? आपके पास ऑन पेपर ओनरशिप किसी भी इंसान की है ही नहीं। अगर उस लैंड पे कल को कोई क्राइम भी हो जाता है तो कोई ऑन पेपर ओनरशिप नहीं है, ना तो फिर उस लैंड का वाकिफ ही ओनर है, ना फिर ये मुतवल्ली ही ओनर है, और ना ही ये बेनिफिशियरी ही ओनर है। आप समझ रहे हो? ओनरलेस प्रॉपर्टी हो गई है, और कोई इस बात के लिए जवाबदेह भी नहीं होगा वो प्रॉपर्टी कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन यूज़ कर रहा है, किस पर्पज़ से यूज़ कर रहा है, आप नहीं जानते हैं, पहला पॉइंट। आपने, जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की थी, तो आपने वक्फ करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जिन एरियाज़ में सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, मेरा लैंड ले लो, मैं इसको वक्फ करता हूँ, इसको रेंट पे दो, कुछ भी करो, उससे जो पैसा आएगा वो वहाँ पे सफाई के लिए, खाना प्रोवाइड कराने के लिए, इस सब में यूज़ कर लेना। कितना अच्छा पर्पस था आपका, बात खत्म हो गई। आपकी प्रॉपर्टी आपने वक्फ में दे दी, और आप चाहते थे कि उसका जो रेंट बेनिफिट आएगा, वो सब आएगा, वो इस तरीके से यूज़ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आपने कहीं भी पढ़ा कि जो वाकिफ़ है वो नज़र रखेगा पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा? था आंसर इज नो। एक टाइम के साथ नहीं रख सकता। और जिसने बिल्कुल वो किया है वक्फुल औलाद के, उनके बच्चों के बाद वक्फ में जाएगी, फिर तो कोई बैठा ही नहीं है नज़र रखने के लिए, पहला पॉइंट। तो कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को ही दे दो कि अगर आपने पायस पर्पस के लिए वक्फ किया है तो गवर्नमेंट देख ले कि आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं, क्योंकि ओनरलेस प्रॉपर्टी है, पता नहीं कोई उसको कैसे यूज़ कर रहा है, आपके हिसाब से कर भी रहा है या नहीं। आपका तो मेन मकसद होना चाहिए कि आप अपना पर्पस फुलफिल कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अब नए में देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। सबसे पहला, वक्फ अमेंडमेंट बिल 24। अब जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है उसने एक अमेंडमेंट किया और बोला, मतलब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इट काइंड ऑफ अ प्रपोजल कि एक वक्फ अमेंडमेंट बिल आना चाहिए 24 का, और जो वहाँ पे क्या करना, किसको अमेंड किया, 95 वाले को। और उन्होंने एक एम बताया अपना कि जो गैप्स रह गए हैं ना इसमें, कि आपका कुछ चीज़ों का आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि प्रॉपर्टी है तो किसके पास है, आपने जिस पर्पज से की थी वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो ये सारे गैप्स भर जाएं, ठीक है। और हम प्रिवेंट कर सकें जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी कैप्चर की गई है वक्फ बोर्ड की। आपने तो ढंग के पर्पज से किया है, वो कैप्चर हो रखी है, वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कहा कि इसको, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि आपने तो वक्फ कर दी थी,
लेकिन आज वो माफियाज यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका पर्पस था उस बस्ती में पानी चला जाए, वहाँ पावर प्लांट लग जाए, या वहाँ स्कूल बन जाए, वहाँ मस्जिद बन जाए, बट अब उसका कुछ नहीं हो रहा। आपको और गवर्नमेंट को दोनों को ही आइडिया नहीं है कि प्रॉपर्टी का हो क्या रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे सबसे पहले एक अमेंडमेंट की बात की गई, जिसको रिनेम कैसे किया गया। अब इस नाम को सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका प्री में। देखो ध्यान से, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, इसको एक टर्म दिया गया उम्मीद। ठीक है, क्या है? यूनिफाइड वर्क्स मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, और इसको शॉर्ट में क्या कहा गया? उम्मीद कहा गया। ठीक है, अब इसका एक सिंबल ये था, गवर्नमेंट की जो इंटेंशन थी वो ये था कि एक सिस्टम रिफॉर्म हो जाए, बेटर जस्टिस मिले और वेलफेयर हो मुस्लिम कम्युनिटी का। अब वेलफेयर कैसे है भाई? इसमें वेलफेयर इसमें इस तरीके से है कि आपका पर्पस कितना ज़्यादा पायस है, प्योर है। आप क्या चाह रहे हैं कि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी किसी अच्छे काम में लगे। तो वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कि वो अच्छे ही काम में लगे, उसको कोई माफिया नहीं लेके बैठे। आपने तो अपने बच्चों के बाद वो किसी बेनिफिट तक के लिए अपने पास नहीं रखी। आप इतना बड़ा लैंड था, आप खुद भी बेनिफिट उठा सकते थे, बट नहीं, आपने सोचा नहीं किसी गरीब के काम आ जाए। अगर आप इतना अच्छा सोच के एक अपने खुद के पीस ऑफ लैंड पे आज के ज़माने पे गिव अप कर सकते हैं इतनी वैल्यू पे, तो कम से कम आपका जो सेक्रीफाइस है, जो सदका है या जो वक्फ है, वो सही जगह तो जाए। आपकी कम से कम इंटेंशन जो है, उस इंटेंशन को हम फुलफिल तो कर दें। पहला पॉइंट। दूसरा कि जो बिल का स्टेटमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, रीज़न है, वो सबसे पहले ये है कि एक अमेंडमेंट 2013 में आना चाहा या आना चाहिए था, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना चाहता था और नहीं हो पाया, थोड़े हद तक हुआ भी। तो अब सब कुछ वो कह रहे हैं कि साइड करो, कहाँ कोशिश की थी, कहाँ फुलफिल करना चाहा था, कहाँ नहीं कर पाए, अब सब हटा देते हैं हम। अब हम ऐसा करते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करो। देखो, आसान नहीं होता अपने एक पीस ऑफ लैंड पे गिव अप करना, और अगर आप कर रहे हो तो कम से कम उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बीच में ले आओ। आप उसको बताओ कि देखो मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है। गवर्नमेंट को बता दो कि मैंने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, और अब मेक श्योर कि ये इस काम के लिए यूज़ हो रही हो, इस सो एंड सो पर्सन को मैंने मुतवल्ली अपॉइंट किया है। तो ताकि गवर्नमेंट कैन मेक श्योर कि जो आपका अपॉइंटेड मुतवल्ली है वो आपका पर्पस फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, ये आपका पागल बना रहा है समहाउ। अब एक चीज़ क्या है कि जो चेंजेस हैं वो रिकमेंडेशन, हाँ एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो चेंजेस थे वो किस कमेटी के सजेशन पे हुए। तो सचार कमेटी थी, जो पार्लियामेंट में एक कमेटी ने इस पे चेंजेस आपको बताए, इंट्रोड्यूस किए। कमेटी का नाम याद रख लेना। अब की अमेंडमेंट्स हैं क्या, क्या कह रहा है ये बिल, किस बारे में बात कर रहा है, किन चेंजेस की बात कर रहा है। सबसे पहला, कुछ डेफिनेशंस चेंज करना चाहता है ये बिल। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस चेंज करना चाहता है ये बिल। जैसे जो सेक्शन 3R में थी वक्फ की डेफिनेशन, तो उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करेगा, और वहाँ पे क्या सोचा है रीडिफाइन करके कि जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की हु हैज़ practiced Islam for at least 5 years and owns the property, एक छोटा सा चेंज चाहते हैं वो। ठीक है, पर्पस क्या है कि यहाँ पे वहाँ पे फिर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल, ये जो 5 years वाला है कि इतना टाइम से तो वो इस्लाम प्रैक्टिस कर ही रहा हो। हाँ जी, कि हाँ तथागत, कि कम से कम इतना टाइम से तो वो प्रैक्टिस कर ही रहा हो। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा वक्फुल औलाद का, आई होप आपको क्लियर रहा हो। वहाँ पे क्या चेंज है कि जो स्टेट करेंगे कि जो सक्सेशन एंड हो जाता है वक्फुल औलाद में, आप समझ रहे हो कि मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे, एंड देन सक्सेशन इज एंडेड, मेरे बाद मेरे बच्चों के बच्चे नहीं बट वक्फ। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए।
तो जो इनकम है वो कहाँ जानी चाहिए फिर? या तो एजुकेशन में जानी चाहिए, डेवलपमेंट में जानी चाहिए, वेलफेयर में जानी चाहिए। अब यहाँ छोटा सा चेंज क्या है, अब यहाँ इंक्लूड, ये पहले भी था, डायरेक्ट कहाँ जानी चाहिए? एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, वेलफेयर में, ये पहले भी था। अब क्या चेंज है? इंक्लूड कर दिया है मेंटेनेंस ऑफ विडोज। अगर उस इंसान के पास उसकी खुद की है विडो, या बाकी का जो भी मेंटेनेंस जाना है, डिवोर्स्ड वुमेन जो हैं और जो ऑर्फेंस हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और इन जनरल जो विडो हैं, डिवोर्स्ड वुमेन हैं और जो ऑर्फेंस हैं, उन सब में भी ये प्रॉपर्टी चली जानी चाहिए। ये एक चेंज है ना, ये एक पर्पस है जो रिकॉग्नाइज किया है नए वाले में। ये वक्फुल औलाद वाले का बता रही हूँ। अब सेक्शन 3DA था, ये क्या कह रहा था? कलेक्टर का रोल पहले नहीं था, अब इंट्रोड्यूस हो गया है। यहाँ पे क्या है कि उसके पास पावर हो जाएगी, एक औका बोर्ड करके भी होता है, वक्फ बोर्ड ही है ये, कह देते हैं इसको, तो उसमें थोड़ी बहुत पावर कलेक्टर पे चली जाएगी। और आपको कलेक्टर का जो रोल जनरल पता है ना, वहाँ यहाँ पे भी वही जनरल रोल है, टू सी, टू मैनेज, टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ये सब वाला। अब ये तो हो गए कुछ चेंजेस, है ना। अब बताओ चेंजेस क्लियर है? फिर एडिशन समझाऊंगी कि नया क्या है। ये तो चेंजेस था कुछ डेफिनेशंस में थोड़ा बहुत, फिर बिल्कुल नया बताती हूँ। बताओ यहाँ तक क्लियर हो एवरीवन? यहाँ तक तो क्लियर हो? फिर हम इसके आगे का पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एडिशन की बात करते हैं चेंजेस से हटा के। क्या एडिशन है? 3A में क्या है कि एक 3A सेक्शन एडिशन है हमारा, उसमें क्या कह रहा है? 2 कंडीशन है वक्फ क्रिएट करने की। सबसे पहले, ओनली इंडिविजुअल हु आर लॉफुली ओनर्स, आप लॉफुली ओनर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के, और कंपिटेंसी भी होनी चाहिए ट्रांसफर करने की, है ना, तब आप वक्फ इस्टेब्लिश करोगे। कंपिटेंसी ऑफ ट्रांसफर मतलब आपके उस पर ट्रांसफर राइट्स भी होने चाहिए ना, कंप्लीट ओनरशिप होगी तभी तो ट्रांसफर वाले राइट्स होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिएशन ऑफ वक्फुल औलाद में जो आपका इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा इनहेरिटेंस राइट को, ठीक है, इंक्लूडिंग फीमेल हेयर्स। मतलब अगर फर्दर भी इनहेरिटेंस करना पड़ जाता है, ये नहीं है कि आपके लीगल हेयर, आपके लीगल मेल हेयर, बात खत्म, नो, आप उसको अगर फर्दर भी उसको आपको इनहेरिट करना पड़ता है, करो। जब आपको लगता है कि नाउ अब यहाँ पे इसको इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये अपने आप को संभाल सकते हैं, तब आप उसको वक्फुल औलाद में दे दो। पहला पॉइंट। एक सेक्शन है 3B, ये मैंडेट कर रहा है। क्या मैंडेट कर रहा है? कुछ डिटेल्स। कैसी डिटेल्स? के जो वक्फ है ना वो रजिस्टर हो, है ना, रजिस्टर्ड यानी जो प्रॉपर्टी है उनका रिकॉर्ड हो, और वो रिकॉर्ड सारा सबमिट हो किसी ऑनलाइन पोर्टल पे। जो डाटाबेस है 6 महीने तक आप उसको 6 महीने के अंदर उसको अपडेट कर दो। ये पॉइंट एग्जाम के पर्पज से बहुत याद रखना। अब बताओ व्हाट इज द पर्पस। यहाँ पे अगर 3B का मैं आपसे पर्पस पूछूं कि व्हाट इज द पर्पस, क्यों कह रहा है ये, क्यों 3B लाया गया है या लाया जा रहा है, मैंडेट कर रहा है कि जो भी डिटेल्स हैं वक्फ की वो रजिस्टर्ड कराओ। कौन है वाकिफ, किसने वक्फ किया, किसको मुतवल्ली अपॉइंट किया, कब किया, किस पर्पस के लिए किया, चाहते क्या हो, तो ये सारी चीज़ें बताओ, सबमिट करो एक ऑनलाइन पोर्टल पे, डाटाबेस दो 6 महीने के अंदर अंदर। द रीज़न इज़ ओनली ट्रांसपेरेंसी। रीज़न क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी रीज़न इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि अगर पायस पर्पस के लिए भी जा रही है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कहाँ किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इस तरीके से किया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वो ऑनलाइन पोर्टल, और अब आपको पता है सब कुछ, FIR से लेके केस रिकॉर्ड आप सब ऑनलाइन चेक कर सकते हो, है ना। अब क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है ये कि नेम और एड्रेस बताओ वाकिफ का, कौन सा इंसान है जिसने अपना लैंड वक्फ किया है, ठीक है, वक्फ डीड बनाओ, एक एनुअल इनकम बताओ प्रॉपर्टी के कितनी बन रही है जो प्रॉपर्टी वक्फ की जा रही है,
कोई पेंडिंग कोर्ट केस तो नहीं है, मुतवल्ली की सैलरी क्या है, टैक्स पे करता है या नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन जो भी अदर चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरी लगेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन दे दो, देन यू कैन क्रिएट अ वैलिड वर्क्स, है ना, ये इन्फॉर्मेशन दे दो, देन यू कैन क्रिएट अ वैलिड वर्क्स। सेक्शन 3C क्या कहता है, ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, या तो वो आइडेंटिफाइड है या फिर उसे पहले कभी वक्फ कर दिया गया था, है ना, या बाद में अमेंडमेंट के, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, आपका किसी तरह ओनरशिप थी, आपका पोजेशन था, उस पर ओनरशिप तो नहीं हो सकती, तो वो बाद में अगर पहले या बाद में वक्फ की गई थी तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी। यहाँ पे अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, कि जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो गवर्नमेंट के पास है या किसकी है, तो भाई उस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट्स बननी चाहिए, जब तक वो वक्फ में नहीं जाएगी, जब तक साबित नहीं होगा कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, आपकी है, आपकी या किसी भी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी थी फिर वक्फ हुई है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा है तो प्रॉपर उसकी जांच पड़ताल होगी, ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली वक्फ हो जाएगी वो। अब एक है कि सर्वे जो कमिश्नर था उसका रोल जो था, पहले कौन एग्जिस्ट करता था, एक सर्वे कमिश्नर एग्जिस्ट करता था, मैंने आपको अभी बताया है कि नए में कलेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, तो जो सर्वे कमिश्नर का रोल है वो कलेक्टर को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा सर्वे कमिश्नर का रोल, कलेक्टर को। जो सेक्शन 4 है यहाँ पे वक्फ एक्ट का 1995 का, वो रिक्वायर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट करे एक सर्वे कमिश्नर, ठीक है, कंडक्ट करे एक सर्वे के, भाई ये जहाँ पे भी वक्फ लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं मैंने इसलिए मेंशन कर दिया था क्योंकि कभी वक्फ ना लिखकर ये भी लिखा हुआ जाता है द प्रॉपर्टी विच इज़ वक्फ्ड, तो वो वक्फ भी आ जाता है। तो वहाँ पे जो पहले कौन था आपका सर्वे कमिश्नर, अब जगह किसने ले ली है, मान लो कलेक्टर ने ले ली है। तो 95 वाले एक्ट में क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर करती थी कि अपॉइंट करो एक सर्वे कमिश्नर, ठीक है, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे क्या कह रही है, एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करो और कंडक्ट कराओ एक सर्वे के वक्फ कहाँ कहाँ है प्रॉपर्टी, ये पहली बात हो गई। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट है ना वो ये कह रहा है कि सर्वे कमिश्नर से मत कराओ ये काम कलेक्टर से कराओ, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है, समझ रहे हो। पुराने वाले एक्ट में भी ऐसा था कि स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि अपॉइंट करो सर्वे कमिश्नर और उससे सर्वे कराओ कि वक्फ लैंड कहाँ है, क्या है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी इनकम है, जो भी है। लेकिन अभी वाले एक्ट में कह रही है सर्वे कमिश्नर से नहीं, कलेक्टर से करा लो ये सारे काम, है ना, और उस कलेक्टर से जिसका वहाँ ज्यूरिसडिक्शन हो। तो समझ रहे हो, अब सारा काम एक लॉ के एरिया में रहकर, उस पेरीफेरी में रहकर हो रहा है, ठीक है। आगे जो क्लासिफिकेशन है वक्फ की, वो बताया गया कि आगा खानी वक्फ है, बोहरा वक्फ है, ये सारे एडिशन शिया और सुन्नी के हैं, मतलब जैसा ब्रॉडली डिफाइन किया जा रहा है शिया वक्फ को, सुन्नी वक्फ को और किसी भी वक्फ को। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन भी है ना, ये लॉज में मत घुसाओ, जितना ये है अगर कलेक्टर है तो वो उसमें भी करेगा। सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 5 जो प्रोवाइड करता है, ये एक पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वक्फ, वक्फ यानी वो प्रॉपर्टी जो वक्फ हो चुकी है, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा है कि एक लिस्ट बना लो, है ना, एक लिस्ट बनाओ उस प्रॉपर्टी की। अब रिपोर्ट प्रिपेयर कौन कर रहा था, सर्वे कमिश्नर कर रहा था सेक्शन 4 में, और एग्जामिन कौन करता था, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई मान लो सर्वे कमिश्नर के थ्रू कि हाँ यहाँ 100 प्रॉपर्टी है, सो एंड सो, और उस प्रॉपर्टी से इतना पैसा आ रहा है और इस बेनिफिट में जा रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की किसने, सर्वे कमिश्नर ने। अब यहाँ पे सेक्शन 4 में फिर वो एग्जामिन किसने की, आपके वक्फ बोर्ड ने करी, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने देखा कि हाँ भाई अच्छा उसने रिपोर्ट दी है, ऐसे ऐसे हो रहा है, चलो ठीक है। अब वो वक्फ बोर्ड फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किस लिए कि पब्लिकेशन हो सके उसका, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को अपडेट करो, लैंड रिकॉर्ड्स को बताओ कि यहाँ पे सो एंड सो लैंड है, मेरे पास ये रिपोर्ट आई है, ये ठीक है, मैंने देख लिया है, स्टेट गवर्नमेंट को आ गई है, पब्लिश कराओ, रेवेन्यू अथॉरिटी को दिखाओ, अपडेट करो लैंड रिकॉर्ड में
कि अच्छा पहले ये वाला लैंड इस पर्सन का था, इस पर्सन ने, लैंड रिकॉर्ड में अपडेट का क्या मतलब होता है, जनरली जो लैंड रिकॉर्ड में अपडेट्स होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं कि ये पहले मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दी, तो ये लैंड रिकॉर्ड अपडेट होते रहते हैं। तो सरकार के पास एक अप टू डेट रिकॉर्ड होता है कि अच्छा पहले प्रॉपर्टी इस पर्सन की थी, अभी ये इस पर्सन की है, तो परेशानी नहीं होती उस चीज़ से। यही पर्पस रजिस्टर कराने का भी होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये काम वक्फ में भी करो, लैंड रिकॉर्ड अपडेट कराओ कि सो एंड सो पर्सन की प्रॉपर्टी थी, अब ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, और वक्फ की है तो इस पे ये पर्सन मुतवल्ली अपॉइंट किया गया है, ये देख रेख कर रहा है। अब इस चीज़ के लीगल डिस्प्यूट क्या बने, चैलेंजेस क्या बने इस चीज़ के, तो इसके लीगल डिस्प्यूट या चैलेंजेस बने कि जो सेक्शन 6 पे है, सबसे पहले जो डिस्प्यूट हो रहा है आजकल, पहले ये बताओ यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े, लीगल डिस्प्यूट पढ़ें कि अब इस पे लीगल डिस्प्यूट है किस बात का, यहाँ तक बताइए आप मुझे। चलिए एक बार इसके लीगल डिस्प्यूट्स देख लेते हैं। तो इसका लीगल डिस्प्यूट सबसे पहले चैलेंज क्या है, जो सेक्शन 6 है ना वक्फ एक्ट 1995 का, उसमें ये क्या है, डिस्प्यूट हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी लिस्टेड है वक्फ की वो सच में वक्फ हुई है या शिया सुन्नी वक्फ हुई है या किसी ट्रिब्यूनल को गई है, और किसका डिसीजन फाइनल होगा कि वक्फ हो गई है, कैसे रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड हो गया है तो दिखाओ, रिकॉर्ड हो गया है तो लैंड रिकॉर्ड में अपडेट करो, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ लैंड रिकॉर्ड में, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। वक्फ करने को मना नहीं किया जा रहा है, आई एम रिपीटिंग, वक्फ करने को मना नहीं किया जा रहा है, जस्ट अपडेट अस कि ये प्रॉपर्टी वक्फ हुई है, समझ रहे हो आप, शिया वक्फ से हुई है, सुन्नी वक्फ से हुई है, और अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, वक्फ बोर्ड से मत कराओ, वो किसी ट्रिब्यूनल से कराओ, और फिर किसका डिसीजन फाइनल करोगे, अच्छा अगर ट्रिब्यूनल से करा रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन हैं, लिटरली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके लिए। अब जो अमेंडमेंट आया है तो उसने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है मत मानो इसे फाइनल, ये जो यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है ना शिया सुन्नी बोर्ड, किसी भी वक्फ बोर्ड का डिस्प्यूट, इसे करने दो फैसला, लेकिन इसका डिसीजन फाइनल मत मानो, इसके अगर डिसीजन गलत आ रहा है आपको लगता है तो चैलेंज कर दो, 2 साल के अंदर अंदर आप एक लिस्ट पब्लिकेशन के साथ, मतलब आप वहाँ पे उस 2 साल में दिखा दो, प्रॉपर रिपोर्ट दिखा दो, और यहाँ पे 2 साल के पीरियड में अगर 2 साल से ज़्यादा डिले करते हो आप चैलेंज में, तो कम से कम ये बताओ कि आपको देर हुई क्यों, ठीक है। सेक्शन 40, सेक्शन 40 क्या है, वक्फ एक्ट 1995 का, ये अलाउ करता है बोर्ड को कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। अब यहाँ पे जो भी ऐसा लग रहा है सस्पेक्ट की गई है कि वो वक्फ है ना, अब यहाँ पे ये रिमूव कर दिया गया है कि मान लो, इसका एग्जांपल देती हूँ, मैं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे घर में किसी ने वक्फ की थी प्रॉपर्टी, और वो जो उन्होंने तब उस टाइम पे वक्फ की थी प्रॉपर्टी, ये जो अभी 2 चीज़ें हो सकती हैं इसकी, ये जो अभी इस प्रॉपर्टी पे आदमी रह रहा है, मुझे लगता है ये तो वक्फ वाली प्रॉपर्टी है, ये इसको ओन नहीं करता, पहला पॉइंट तो मेरा शक ये जा सकता है। तो मैं क्या कहूँगी उससे, ओनरशिप उसके घर जाके दिखाने को बोलूँगी तो वो नहीं दिखाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट से जाकर बोलूँगी कि सो एंड सो प्रॉपर्टी पे ये इंसान रहता है और मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी इस इंसान की नहीं है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखेगी। अब रिकॉर्ड में अगर वो ये शो हो रहा है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये कब शो होगा, जब आपने वक्फ में रजिस्टर्ड करा रखा होगा। लेकिन 1995 के हिसाब से तो वक्फ में बोर्ड में मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, तो अब कन्फ्यूजन क्या है, अब मैं उसी में ही रहूँगी, क्या ये प्रॉपर्टी जिस पे रह रहा है इसी की है, कहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो भाई ये पर्पस रिमूव होना चाहिए, इसको रजिस्टर्ड करा लो। कल को अगर सवाल उठता है, बोर्ड को अलाउ करो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, अगर सस्पेक्ट है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी या इंसान रह रहा है, रिमूव करो उसको, वक्फ में ही दो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की लग रहा है वक्फ में यूज हो रही है तो गवर्नमेंट को दे दो प्रॉपर्टी, किसी इंसान की इंसान को दे दो, तो ये सारे चेंज है। और मेजर चेंज कहाँ है, जो वक्फ काउंसिल पढ़ाई थी ना,
और वक्फ बोर्ड पढ़ाया था, उसमें कुछ चेंजेस हैं। अब क्या है, जो कंपोजिशन है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो आपने सेक्शन 9 में देख लिया है पहले ही, ठीक है। उसको ज़्यादातर तो अनचेंज रखा है, लेकिन 2 रिक्वायरमेंट है और सबसे बड़ा झगड़ा इसी चेंज पे है। अब जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड है, उसमें कहा गया है कि इंक्लूड करो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर को, कि वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होने चाहिए। तो इस पर जो बवाल मच रहा है वो ये मच रहा है कि वक्फ एक मुस्लिम पर्सनल राइट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी नॉन मुस्लिम को मैंडेटरी कर देना होना मुस्लिम पर्सनल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पहला झगड़ा। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और कि कम से कम 2 विमेन मेंबर को रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उन्हें, 2 औरतों को। तो क्या नया ला रहे हैं कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर और 2 विमेन, ठीक है। ये हुआ सेक्शन 9 का, प्लीज याद रखना सेक्शन नंबर वाइज। सेक्शन नंबर 14 जो कंपोजिशन है वक्फ बोर्ड की, सेक्शन 4 वो सेक्शन 9 का था और ये सेक्शन 14 का है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें भी मांग रहे हैं कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें भी रखो और 2 वुमेन भी रखो और एक रिप्रेजेंटेटिव शिया और सुन्नी का रखो और बैकवर्ड क्लासेस से बिलो, मुस्लिम कम्युनिटी की ही बट बैकवर्ड क्लासेस से बिलो। ये बोरा और आगा खानी कम्युनिटी होती है मुस्लिम में, ये जो है बोरा और आगा खानी कम्युनिटी है, इसमें भी इनको भी नॉमिनेट करो अगर ये आना चाहते हैं स्टेट वक्फ के उसमें। तो ये चेंजेस हो रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है और ऑडिट है वक्फ प्रॉपर्टी का वो कराओ, उसको लेकर कुछ चेंजेस हैं, ये भी मेजर चेंजेस हैं। तो जो सेक्शन 36 है, ये कहा जा रहा है कि नो वक्फ शैल बी स्टैब्लिश विदाउट एन ऑफिशियल वक्फ डीड। हमने ऊपर क्या पढ़ा वक्फ एक्ट में कि जो वक्फ हो सकती है प्रॉपर्टी ओरली भी हो सकती है और इन राइटिंग भी हो सकती है, ठीक है, ओरली भी हो सकती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा मत करो, वक्फ बिना वक्फ डीड के मत करो, क्योंकि देखो लिखी हुई चीज़ की बात ही अलग होती है, लिखा हुआ रजिस्टर्ड तो वो पक्का हो जाता है, उसके मिसयूज के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, पहले जो रेगुलेट करता था वक्फ बोर्ड में, अब उसको ऑनलाइन हैंडल करो, ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांसपेरेंसी लाओ, क्योंकि देखो वक्फ तो एक चैरिटेबल चीज़ है, उसको तो कम से कम शो कर दो ना, उसको ये बताओ कि अभी किसके बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अगला कि जो कलेक्टर है वो वेरीफाई करेगा लेजिटिमेसी उस एप्लीकेशन की कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लेजिटिमेट है और ये सही वक्फ हुई है। अगर डिस्प्यूट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो गवर्नमेंट ओन करती है उस प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दो, पहले डिस्प्यूट रिजॉल्व करो, पहले पता लगाओ किसकी है प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की है तो फिर वक्फ नहीं करो उसको, गवर्नमेंट को उसका ओनरशिप दो। आपकी है तो एक बार सबूत देकर उसको बाद में वक्फ कर लो आप, कोई भी मना नहीं करेगा, है ना। आगे क्या कह रहा है, एज पर जो चेंजेस 47 में आए हैं उसमें ये कहा गया है कि ऑडिट करो भाई प्रोसेस को, अपने मॉडिफाई करो, सारा जो रिक्वायर्ड डेटा है ना सब कुछ दो, एक ऑडिटर अपॉइंट करो वक्फ बोर्ड में, सेलेक्ट करो, पैनल प्रिपेयर करो कि सारी डिटेल ऑडिट होनी चाहिए। छोटी छोटी सी जो कंपनी ऑफिस खोले बैठे होते हैं ना एक दुकान जैसा, उनका भी सब कुछ ऑडिट हो रखा होता है, सब कुछ आपको प्रूफ यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं धांधली को रोकती है सही वर्ड्स में। अब क्या है, जो एडिशनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये भी कह रही है कि जो ऑडिट्स हैं, एक कंट्रोलर के पास जो ऑडिटर जनरली अपॉइंट किया जा रहा है इंडिया का, वो रिक्वायर करेगा कि अब जो पीछे ऑडिट कर दिया आपने जितनी भी प्रॉपर्टी, फिर उसका पब्लिकेशन कर दो, ऑडिट रिपोर्ट बनाओ और कम से कम आपके पास होना चाहिए। कल अगर आपसे कोई आकर पूछ ले कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उस पर बेनिफिट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह वक्फ हो रहा है, तो आपको पता हो। ये था हमारा नया बिल, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, न्यू बिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप।
फिर क्रिटिसिज्म बताती हूँ। नए वाले बिल तक तो सब ठीक है? चलिए वेरी गुड। अब हम आते हैं कि पसंद क्यों नहीं किया जा रहा है। देखो, क्रिटिसिज्म के अपने अपने पॉइंट्स हो सकते हैं। ये मेजर पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके लिए, जो आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है। और एज अ लॉ नोइंग पर्सन और बीइंग एन एडवोकेट और LLB स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आ रही है, क्या वजह थी, पुरानी क्या थी, नई क्या आ रही है, क्या कमी है। और बिल्कुल अगर आप 6 स्टूडेंट हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है आपके 6 के 6 का आपस में मैच भी हो सकता है आपको कुछ लगता हो और बाकी को कुछ लगता हो, तो कोई बात नहीं है। हमारे पास जो क्रिटिसिज्म है ये मेजर पॉइंट्स हैं जो उठे हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट हो रही है, झगड़े, शोर शराबा, तो सबसे पहला जो है इस पे शोर, वो ये है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहाँ पे कहा गया है इस बिल के लिए कि जब सेक्युलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब हमारे पास आर्टिकल 25 और 26 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रिलीजियस फ्रीडम देता है रिलीजियस कम्युनिटी को उनके खुद के अफेयर्स मैनेज करने की, तो वक्फ एक पर्सनल अफेयर है। तो यहाँ पे आप क्यों इंक्लूड कर रहे हैं नॉन मुस्लिम मेंबर को? रजिस्ट्रेशन कराओ प्रॉपर्टी का, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25-26 रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस अफेयर की फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और वक्फ जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का मैटर है, और जो मैटर मुस्लिम पर्सनल लॉ का है उसमें नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन मैंडेटरी कर देना पर्सनल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, पहला शोर मच रहा है इस बात पे। आर्टिकल साथ साथ याद रखना, अगर लिख के भी आना पड़ रहा है ना तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर्स आपको मेंशन करके आने पड़ेंगे। हो सकता है वहां पे आपके लिए क्वेश्चन ये भी आ जाए कि राइट डाउन द क्रिटिसिज्म पॉइंट, तो कोई भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि जो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है उसको क्रिटिसाइज करके आएगा। नो, आपको समझदारी से आंसर करके आना है और बीइंग अ लॉ नोइंग पर्सन दिमाग पे जोर देके रजिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज नहीं करके आना है। अगर वो आपसे मेंस में क्रिटिसिज्म के पॉइंट मांगता है तो आपने सिर्फ यही पॉइंट मेंशन करना है कॉन्स्टिट्यूशन वाला। कौन सा वाला पॉइंट मेंशन करेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पे सिर्फ यही बात है कि वक्फ जो है एक पर्सनल लॉ का मैटर है, और पर्सनल लॉ के मैटर में पर्सनल लॉ में आता है जिसके खुद के अफेयर्स डील करने की फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 25 और 26 में। वहाँ पे इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहला क्रिटिसिज्म आप ये लिख कर आएंगे। दूसरा, ये कहा जाएगा कि जो बिल है वो आर्टिकल 30 भी वायलेट करता है, जो ग्रांट कर रहा है माइनॉरिटी को खुद के इंस्टीट्यूशन का। अब यहाँ पे जो वक्फ इंस्टीट्यूशन है वो पर्सनल रिलीजियस टॉपिक है और उसको उन्हीं पर छोड़ दो, पहला। दूसरा तीसरा, देखो 2-3 आर्टिकल आ गए हैं, तीनों याद रखोगे। तीसरा है फेडरलिज्म एंड स्टेट राइट्स। अब यहाँ पे ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो राइट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जो मैनेजमेंट आ रहा है वक्फ प्रॉपर्टी का, वो स्टेट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी नहीं है, ये क्रिटिसिज्म कह रहा है। और ये क्यों नहीं होना चाहिए मैं भी बताऊंगी। तो ये क्या कह रहा है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है स्टेट बाय स्टेट हो रही है, तो ये स्टेट लिस्ट में आ रहा है। तो ये मसला स्टेट लिस्ट को ही देखने दो, स्टेट लिस्ट देखेगी तो स्टेट वक्फ बोर्ड आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मत घुसाओ, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हाउ इट इज़ रॉन्ग? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में है। मतलब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट लैक ऑफ अथॉरिटी है, बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट कॉन्करेंट लिस्ट, नॉट स्टेट लिस्ट बट कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी आज़ादी है इस चीज़ की, इस चीज़ को क्लियर करने की। ठीक है, अब अगला क्या है क्रिटिसिज्म का पॉइंट, ये क्या कह रहा है
कि जो फैक्ट है मैनेज करने का वक्फ प्रॉपर्टी को, वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही है, और इंटरफेरेंस बाय स्टेट एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को साबित करता है, विच कांट बी ट्रू बिकॉज इट इज़ अबाउट प्रॉपर्टी, आपकी ओनरशिप है या नहीं है, यू नीड टू प्रूव दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे आर्टिकल 14 और 15 का भी इन्फ्रिंजमेंट मान रहे हैं जो भी क्रिटिसाइज करें। अब लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, एक और पॉइंट ये है कि जो बिल है वो बिना किसी कंसल्टेशन के आया है, मतलब इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ बिल तो आपको एक कंसल्टेशन बिल लाने से पहले करना चाहिए था, और ऐसा कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। जो प्रोविज़न है जो अलाउ कर रहे हैं वक्फ ट्रिब्यूनल को अपील करने के, वो वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं फेडरलिज्म के साथ, है ना, वहाँ पे कंट्रोल फेडरलिज्म का छूट रहा है। और एक पॉइंट ये भी है क्रिटिसिज्म का, जो गवर्नमेंट है वो वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट जो 1976 है, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मिसमैनेजमेंट देखा गया है प्रॉपर्टीज़ का मुतवल्लीज़ के थ्रू, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट नहीं कह सकते हैं ना, आपकी ही रिपोर्ट में अगर ऐसा दिखा जा रहा है कि कहीं भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो प्रॉपर्टी का एक रिपोर्ट बना दो मेरे लिए जो जो आपने वक्फ की है एंड देन लेट मी नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उस रिपोर्ट में आया मिसमैनेजमेंट, तो आप ये नहीं कह सकते। फिर जब मिसमैनेजमेंट आया है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्टेप्स लेगी। तो अब यहाँ पे पुराना वाला तो है इनफेक्टिव है जो भी है, और नए वाले में जो चेंजेस हैं बहुत हद तक ज़रूरी हैं। अब आप बताइए कोई दिक्कत? बिल क्रिटिसाइज मेजरली मत करके आना, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, बहुत चेंजेस हैं इसमें, बहुत सही चेंजेस भी हैं। फिर भी अगर क्रिटिसिज्म आता है तो सिर्फ वो जो 2 मेंबर्स वाला है उस पर लिख के आना। बिल के देखो जो ऑडिट वाला है, अगर वो आपसे ये पूछे कि अपना सपोर्ट दो या क्रिटिसाइज करो, सपोर्ट के लिए तो सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी। अब मैं अगर आपसे सीधा सीधा बोलूँ आंसर लिख के दिखाओ मुझे सपोर्ट पे, क्या आंसर लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरा लैंड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश होगा। तीसरा मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। चौथा मिसयूज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। पांचवा कि जो प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से कब्जा है और वक्फ का बेनिफिट ही नहीं पहुंच पा रहा है वो खत्म हो जाएगा। 6 गवर्नमेंट को पता होगा कहाँ कहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो ये भी एक मिसमैनेजमेंट से बचने का तरीका है। और ट्रांसपेरेंसी इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो बेनिफिट की आपके पास एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है। बिल क्रिटिसाइज अगर करने के लिए आता है तो सिर्फ 2 मेंबर्स के हिसाब से अपना आंसर लिख के आना, लेकिन फिर भी नीचे आंसर कंक्लूड करके आना कि डिस्पाइट ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देयर आर वे मोर थिंग्स टू अप्रिशिएट। ऑलराइट, बताओ। चलो अब नेक्स्ट हाफ में हम इनहेरिटेंस करेंगे, थोड़ी थोड़ी मैथ्स करके आना, मतलब करूँगी तो मैं ही, ये आपके एग्जाम के लिए है। चलो ऑलराइट, थैंक यू सो मच।